बोलवलंय त्यांचं ना ब्रॉडकास्टमध्ये नाही आहे का? नाही नाही 12 to 2 12 to 2 वाले नाहीच आहेत नाही 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 त्यांच्यासाठी सेपरेट घेणार. सो या कहाँ पे थे? तो मैंने जैसे बोला शुरुआत हम थोड़ा सा डिलीवरी ट्रेडिंग से करते हैं। तो अब डिलीवरी ट्रेडिंग का ना मैं आपको एक छोटा सा प्रॉब्लम ये बताता हूँ कि डिलीवरी ट्रेडिंग में प्रॉब्लम क्या होती है कि आपने अगर कोई तो भी ट्रेड लिया और अगर वो ट्रेड नीचे चला गया तो उसको वापस से प्रॉफिट में आने के लिए बहुत टाइम लगता है। सो जनरली हम जब भी कोई भी डिलीवरी लेते हैं ना तो सिर्फ चार्ट देख के नहीं लेते, हम जनरली उसका न्यूज़ भी देखते हैं और उसका कोई फंडामेंटल चेंज भी देखते हैं और फिर बाद में चार्ट वगैरह देख के कोई ट्रेड लेते हैं। सो देखो कैसे हम अप्रोच करते हैं। तो रिसेंट में देखो जैसे कि हमने एक ट्रेड लिया था, साइएंट नाम का ट्रेड दिया था, CYIENT। अब ये जो शेयर है ना ये हमने आई थिंक 890 के आसपास दिया था और ये क्यों दिया था ना उसका भी मैं रीजन और सब लॉजिक वगैरह एक्सप्लेन करता हूँ सो दैट आपको एक आइडिया मिलेगा कि क्या दो सोच के हम ट्रेड कर डिलीवरी के ट्रेड देते हैं। अभी आपको क्लास में हमने सिखाया होगा कि हम क्या करते हैं कि ऐसा ट्रेंड लाइन ढूंढते हैं और फिर सपोर्ट पे बुलिश एंगल्फिंग या बुलिश आर्मी पैटर्न लिया तो हम उसको बाय कर देते हैं और फिर वो चला जाता है ऊपर, ऐसा कुछ तो होता है। बट अभी हम क्या करते हैं रियलिटी में हम और दो तीन चीजें देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि उस स्टॉक में कोई न्यूज या इवेंट हुआ है या होने वाला है ऐसा। तो उसके लिए हम जनरली क्या करते हैं, सबसे पहले न्यूज ट्रैक करते हैं किसी भी शेयर का। और इसके लिए मैंने तो पर्सनली क्या करके रखा है, बस एक कुछ ना कुछ स्टॉक का एक लिस्ट बना के रखा है ऐसे, और जिनका न्यूज, जिनका इवेंट, जिनका फंडामेंटल मुझको पहले से ही मालूम है। तो इससे फायदा क्या होता है कि मुझे ना बस पता होता है कि उस स्टॉक में कुछ तो अच्छा न्यूज या इवेंट आना चाहिए, उसका वैल्यूएशन किधर है और उसके हिसाब से बाई करूंगा। तो इसमें हम ट्रिक क्या यूज करते हैं, हमने ना अपने फेवरेट फेवरेट ही बोल दो या फिर ऐसे कुछ लिस्ट बना के रखी है स्टॉक की, जिन्हीं को हम ट्रैक करते हैं और कोई स्टॉक देखते ही नहीं है। जैसे कि इंट्राडे में अगर आप ऑप्शन ट्रेड कर रहे हो तो आप दो ही ऑप्शन ट्रेड करते हो, निफ्टी और बैंक निफ्टी। तो आपको पता है कि उसी में बाई सेल कर करके आप सपोर्ट रेजिस्टेंस ढूंढ ढूंढ के ट्रेड करते हो। इंट्राडे करना है तो भी हमने क्या करके रखा है, 10 स्टॉक का एक लिस्ट बना के रखा है, उन्हीं 10 स्टॉक में अगर कुछ ट्रेड मिला तो हम लेते हैं। वैसे ही ना डिलीवरी पे भी हमने क्या करना है, कुछ स्टॉक्स का एक ऐसा लिस्ट बना के रख दिया है जिसको हम रेगुलर बेसिस पे ट्रेड करते रहते हैं। तो अब मैं हमने कैसे ये किया ये जरा बताता हूँ, फिर आप अपने हिसाब से उस अपना अपना एडजस्टमेंट कर सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ना मार्केट कैप से जो टॉप के जो 50 शेयर्स है ना, उन स्टॉक्स में भी सेक्टर सेक्टर का एक लिस्ट बना के रखा है जैसे मैंने। तो अगर आप चाहो तो मेरा लिस्ट है वैसा कॉपी भी कर सकते हो या फिर अपना खुद का भी बना सकते हो, जो आपको बिजनेस समझता है या फिर जिसके बारे में न्यूज इवेंट आते रहते हैं वो आप अपने अपने हिसाब से समझ के रखते हो। तो जैसे मैंने क्या किया है, अपने लिस्ट की कंपनियों को ना ऐसे 5-10 सेक्टर में बांटा है। जैसे कि इंडिया का सबसे बड़ा सेक्टर है फिलहाल बैंक, फिर आईटी आ गया, फिर फार्मा आ गया, फिर ऑयल एंड गैस आ गया। तो ऐसे एक एक करके बना के रखे हैं। उन सब के भी ना 3-4 कंपनी अलग अलग से निकाल के रखे हैं। तो जैसे कि बैंक में HDFC बैंक, ICICI बैंक, और सरकारी बैंकों में फिर SBI है। सो ऐसे 3-4 बैंक अलग से निकाल के रखे हैं। आईटी में TCS निकाल के रखा है, इन्फोसिस निकाल के रखा है, फार्मा में सन फार्मा निकाल के रखा है और डिविस लैब निकाल के रखा है। ऑयल में फिलहाल सिर्फ रिलायंस है। फिर और मैं मेमोरी से ही बताता हूँ और हमने कौन से निकाल के रखे हैं। ऑटो में उसको मैंने दो दो ऑटो में बांटा है, एक टू व्हीलर ऑटो में बांटा है, एक फोर व्हीलर ऑटो में बांटा है और एक कमर्शियल ऑटो में बांटा है। टू व्हीलर ऑटो में तो क्या है, बजाज ऑटो है, हीरो मोटो है।
टीवीएस मोटर भी ले सकता हूँ, बट मैं उसको इतना ट्रैक नहीं करता। फोर व्हीलर ऑटो को मैंने टाटा मोटर में बांटा है, और एम एन एम में बांटा है। मारुति भी ले सकते हैं, बट उसका भाव ऑलमोस्ट 10,000 के ऊपर कुछ तो जा चुका है, तो मज़ा नहीं आता। कमर्शियल ऑटो को भी मैंने फिर अशोक लेलैंड में बांटा है, और फिर आइशर मोटर एक्चुअली इसी में आता है कि बजाज ऑटो, हीरो मोटो, पर आइशर मोटर को मैंने पता नहीं इसमें क्यों डाला है, बट एक उसको अलग से ट्रैक करता हूँ। आइशर मोटर एक्चुअली ज़्यादातर टू व्हीलर ऑटो है, बाद में वो थोड़ा सा फोर व्हीलर है, बट एनीवेज। तो ऑटो में बहुत सारी कंपनी आहे. अजून कुठल्या कंपनी राहिल्यात आपल्या, अजून बरेच, हाँ। एफएमसीजी भी करते हैं हम, बट एफएमसीजी का प्रॉब्लम कैसा है कि बहुत स्लो हिलते हैं वो स्टॉक। तो एफएमसीजी मैं तो भी पर्सनली इतना ट्रैक नहीं करता हूँ, क्योंकि वो डाबर ब्रिटानिया महिंद्रा अपना सॉरी डाबर ब्रिटानिया यूनिलीवर, ये इतने खास वॉलेटाइल और खास न्यूज़ देने वाले स्टॉक नहीं है। इनमें क्या होता है कि न्यूज़ ही नहीं आता है कोई बहुत बहुत लंबे लंबे टाइम तक। ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़ क्या आता है कि आईटीसी का टैक्स बढ़ गया, तो फिर ऐसा कुछ हो गया। तो इसलिए मैं पर्सनली तो भी एफएमसीजी इतना ट्रैक करना पसंद नहीं करता हूँ, क्योंकि इस स्टॉक इसको हिलाने वाले न्यूज़ नहीं है इतने। तो अगर मैंने देखा कि ऑटो में न्यूज़ आते रहते हैं कि गवर्नमेंट ने ये किया, उधर ने वो किया, ऐसा कुछ तो आते रहता है। फिर स्टील में भी काफ़ी न्यूज़ आते रहते हैं, जैसे कि स्टील को गवर्नमेंट क्या करती है, कभी सब्सिडी देती है, कभी एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाती है। ऐसा कुछ ना कुछ न्यूज़ आता ही रहता है, तो मैं टाटा स्टील और जेएसडब्ल्यू स्टील को भी ट्रैक करता हूँ। ठीक है। इस सब से क्या होता है कि इन चीजों में कुछ ना कुछ न्यूज चलते ही रहता है। अभी अमेरिका ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, अमेरिका में मंदी आ गई, तो टीसीएस इन्फोसिस वैसे ही गिरना शुरू कर देते हैं। अमेरिका में कुछ अच्छा हो गया तो वो वर्ड बढ़ने लग जाते हैं। सन फार्मा और डिविस का भी वैसे ही है, सेम उसी तरीके से काम करते हैं। रिलायंस के भी अपने अपने न्यूज चलते ही रहते हैं कि कभी जियो ने कुछ किया, कभी गवर्नमेंट ने कुछ किया, क्रूड ऑयल का भाव बढ़ा, तो इनके भी स्टॉक ऐसे ही ऊपर नीचे होते रहते हैं। टू व्हीलर ऑटो को ज़्यादा इतना न्यूज़ कुछ आता नहीं है, जनरली इनके सेल्स का भी डेटा कुछ आता नहीं है। बट फोर व्हीलर और कमर्शियल ऑटो को न्यूज़ वगैरह चलते रहते हैं, स्पेशली कमर्शियल ऑटो में। क्या होता है कि ये जो बड़ी कार वाली और ट्रक वाली जो कंपनी होती है ना, ये हर महीने के एंड में ना अपना एक सेल्स का डेटा रिलीज करती है। तो जिसमें वो बोलते हैं कि देखो इतना इतना हमने माल बेचा है, तो उस माल को तुम अगर पिछले साल के इससे कंपैरिजन करो, तो तुमको ना अच्छा खासा मूवमेंट उस टाइम पे मिल जाता है। तो तुमको सिर्फ इतना भी पता रहेगा ना कि डेटा कब है, और डेटा के अगले दिन स्टॉक का भाव ऊपर बढ़ा या नीचे गिरा, उसी से तुम अंदाजा लगा सकते हो कि डेटा अच्छा आया खराब आया। तो उसमें भी ऐसा कुछ रहता नहीं है कि अच्छा डेटा और बुरा डेटा, ऐसा कुछ आपको अंदाजा लगाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि क्या रहता है, सब एस्टिमेट का गेम रहता है। लाइक समझो पिछले साल 100 गाड़ी बेचा, बट इस साल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 150 गाड़ी बेचा, बट एक्चुअली में कंपनी ने 120 गाड़ी बेचा। तो तुम नोटिस करोगे कि 20 गाड़ी ज्यादा बेचा है, बट फिर भी वो लोग स्टॉक को गिरा देते हैं क्योंकि एक्सपेक्टेशन से कम आया। इस साल समझो कोविड था, तुम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 80 गाड़ी बेचेंगे, बट कंपनी ने 90 गाड़ी बेची। तो तुम भी देख रहे हो कि कम गाड़ी बेचा, फिर भी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा था, फिर भी स्टॉक का भाव ऊपर जाएगा। तो ऐसे जब न्यूज और इवेंट आते हैं ना, तो तुम्हारे स्टॉक के प्राइस में अच्छा रिएक्शन दिखता है। सो कोई भी जनरली इवेंट या न्यूज आने से पहले ना आप उस क्या बोलते हैं, स्टॉक में ट्रेड कर सकते हो। तो मेरा सजेशन अगर रहेगा ना, तो अगर आप नए हो ना एकदम, तो टू व्हीलर ऑटो को भी भूल जाओ, इसको मत ट्रैक करो। बस ये ऊपर के 4 स्टॉक्स भी ट्रैक कर ले तो भी चल जाएगा। अजून कुठले स्टॉक मी ट्रॅक करतो, जरा मी माझ्या माझ्या एक्सेल मध्ये बघून घेतो, एक मिनिट। हाँ, एक और जरा मैं सेक्टर का बोलता हूँ जो जनरली गवर्नमेंट और बाकी सब न्यूज से अफेक्ट होता है। वो है पेंट। सो पेंट जो है वो, उसमें तो दो ही है अपने पास, एशियन पेंट और बर्जर, ये दो कंपनियां क्या बोलते हैं,
पेंट से इफेक्ट होता है। अब इनका भाव क्यों डिफरेंस होता है, इनको न्यूज इफेक्ट कौन सी करती है? जो अपनी क्रूड ऑयल का जो भाव होता है ना, ये कंपनियां, ये इन कंपनियों को अच्छे से अफेक्ट करता है। क्रूड ऑयल का भाव बढ़ा ना, तो पेंट बनाने का सबसे बड़ा रॉ मटेरियल कौन सा है? क्रूड ऑयल। तो अगर क्रूड ऑयल का भाव बढ़ा तो पेंट कंपनियों के मार्जिन बहुत नीचे चले जाते हैं। तो अगर लगातार एक महीना क्रूड ऑयल का भाव बढ़ता है तो एशियन पेंट का भाव जनरली नीचे जाता है, और फिर क्रूड ऑयल का भाव सस्ता होने लग गया तो फिर एशियन पेंट के भाव जनरली बढ़ने लग जाते हैं। तो इस तरीके से तुम इसको ट्रैक कर सकते हो। अगर मुझे कहीं दिखा तो एशियन पेंट और क्रूड ऑयल का कोरिलेशन कोरिलेशन कोरिलेशन, आई थिंक यहाँ कुछ मिल जाएगा। हाँ, सो जनरली क्या होता है, देखो क्रूड ऑयल का भाव बढ़ता है। अब ये एक दिन का न्यूज नहीं रहता है, एक दिन में क्रूड ऑयल ऊपर चला गया तो एशियन पेंट एक तक का नीचे गिरेगा, ऐसा नहीं रहता है। ट्रेंड रहता है, अगर एक महीना लगातार गिरेगा बढ़ेगा तो जाके एशियन पेंट को फर्क पड़ेगा। तो देखो आपको जनरली यहाँ पर एक चार्ट दिख रहा है, जिसमें आपको क्या दिख रहा है कि ये जो कौन सी वाली लाइन, आई थिंक ये रेड वाली लाइन क्रूड ऑयल है, और ये ग्रीन वाली रेड वाली, ये वाली लाइन एशियन पेंट है। तो क्रूड ऑयल के भाव बढ़ते हैं तो एशियन पेंट के भाव गिरते हैं, फिर वहां से फिर ऐसा अपोजिट रिएक्शन तुम जनरली देखते ही हो। ठीक है, तो इस तरीके से तुम कोरिलेट कर सकते हो। तो इस सब को दिखा के ना आपको बस एक पॉइंट प्रूव कर बताना है कि हर चीज को तुम चार्ट से मत देखो। चार्ट तो तुमको सिर्फ क्या हुआ वो बताता है, बट चार्ट क्या प्रॉब्लम है कि वो होने के बाद बताता है। सो मतलब न्यूज हो गया, इवेंट हो गया, शेयर 10% बढ़ेगा तब जाके तुम खरीदोगे, और फिर तब तुमको चार्ट से पता चलेगा। अगर तुमने खुद को थोड़ा सा न्यूज और इवेंट पढ़ के उसको समझ के और फिर उसमें अंदाजा लगाने के को ट्रेड किया ना, तो तुमको एटलीस्ट 3-4% ज्यादा मिलेगा, क्योंकि तुम 2-4% पहले ट्रेड कर रहे हो। ठीक है, सो एक ऐसा आदत लगा लो। तो ये एक है। तो बेसिकली एक मैं क्या करता हूँ, ऑयल को ही एशियन पेंट के इसमें डाल देता हूँ, क्योंकि बहुत हो गया, क्योंकि ऑयल में क्या है, ऑयल को अफेक्ट करने वाले रिलायंस सेम ही है। जनरली ऑयल का भाव बढ़ता है तो रिलायंस का भी प्रॉफिट मार्जिन बढ़ता है। तो ऑयल रिलायंस के साथ, रिलायंस ऑयल के साथ चलता है, और एशियन पेंट ऑयल के अपोजिट चलता है। तो अगर समझो क्रूड ऑयल के भाव बढ़ते जा रहे हैं और तुमको दोनों से फायदा उठाना है, या तो तुम रिलायंस बाय कर सकते हो या एशियन पेंट सेल कर सकते हो, तो दोनों तरीके से फायदा उठा सकते हो। तो ऐसे थोड़ा सा ऊपर नीचे अंदाज लगाना सीखो। एक मिनिट, कोणी काय विचारलं का? हाँ तानी मैम बोलिए। तो देखो, अच्छा समझा। ओके, देखो एशियन पेंट क्या होता है, पेंट बनाने का सबसे बड़ा रॉ मटेरियल कौन सा होता है? क्रूड ऑयल ही तो होता है ना। क्रूड ऑयल पता होगा ना क्या होता है क्रूड ऑयल। देखो जो बेसिकली जो जमीन से तेल निकलता है ना, उसके अंदर से बहुत सारी चीजें निकलती है। उसके अंदर से पेट्रोल निकलता है, डीजल निकलता है, डांबर निकलता है, नैप्थलीन, नाइलॉन, और तुम्हारा टुरपेंटाइन, नेल पॉलिश रिमूवर, और अ, ये बहुत सारे केमिकल इधर से ही निकलते हैं। और ये केमिकल से ही तुम्हारा रॉ मटेरियल बनता है, जिससे पेंट बनता है। तो अगर क्रूड ऑयल के भाव बढ़ गए तो एशियन पेंट का जो रॉ मटेरियल है वो महंगा हो जाएगा ना। ठीक। ऐसा नहीं है, उल्टा ऑयल के प्राइसेस बढ़े तो रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़ने से एशियन पेंट के प्रॉफिट कम हो जाएंगे ना। सो इन दैट केस जनरली एशियन पेंट विल रिएक्ट नेगेटिव टू दैट प्राइस। ठीक है, सो आई विल जस्ट शो यू अ चार्ट। आपने ऑब्जर्व किया होगा पिछले कुछ दिनों में क्रूड ऑयल के प्राइसेस बहुत बढ़ रहे थे ना, जब फरवरी में क्या हुआ था, रशिया का वॉर शुरू हुआ था। ये दिख रहा है, दिस इज अराउंड अगस्त, वेर इज लास्ट ईयर का फरवरी। यस, दिस इज वेयर द, व्हाट डू यू कॉल इट, फरवरी 22, ये वाला। दिस इज वेयर द रशियन वॉर स्टार्टेड, राइट? फरवरी 2022, पिछले ही साल हुआ था ना। सो अब क्रूड ऑयल के प्राइसेस बहुत बढ़ रहे थे उस टाइम पे। सो उसके बाद एशियन पेंट्स के प्राइसेस गिरने लग गए काफी टाइम से, बिकॉज एवरीवन वाज लाइक कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस इतने ऊपर जाएंगे तो ये स्टॉक नेगेटिव रिएक्ट करेगा।
फिर दूसरा क्या हुआ, बाद में फिर प्राइजेस थोड़े सस्ते होने लग गए, तो फिर से एशियन पेंट ऊपर गया। अब इसमें सिर्फ एक ही कोरिलेशन नहीं है कि सिर्फ क्रूड ऑयल नहीं है, और बहुत सारी चीजें होती है। मतलब ये तो सिर्फ एक कारण है। फिर उसके बाद प्राइजेस फिर से बढ़ने लग गए तो गिर गया, फिर से सस्ते हो गए तो फिर से बढ़ गया। तो आप देख रहे हो कि इतने से ही ट्रेड में अगर आप 3 बार ट्रेड कर लेते, ये एक 10% का प्रॉफिट, ये 10% का, ये 10% का, इधर कुछ तो 12-15% निकला, तो 1, 2, 3 और 4, 4 ट्रेड तुमको मिला रहता, जिधर पे तुमने आराम से 10-10% कमा लिया होता। काफी था इतना तुमको, कितने, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, सो 4-5 महीने में 4 ट्रेड हो गए 10-10% वाले, काफी प्रॉफिट हो गया वो। सो लाइक थोड़ा सा आपको न्यूज का ट्रैक रखना पड़ता है। आपको सिंपली क्या करना है, छोटी छोटी चीजें ध्यान में रखनी है। ये जो कंपनी है वो बिजनेस क्या करती है, वो बिजनेस को पैसा किधर से मिलता है, वो रॉ मटेरियल कौन सा यूज करती है, और उसके बिजनेस को अफेक्ट करने वाले मेजर फैक्टर क्या है, इतना सा तुमको ऊपर ऊपर का फंडामेंटल मालूम पड़ना चाहिए। सो ये सब भी चीजें तुमको पता चल गई ना, तो तुम काफी कुछ डिलीवरी में ट्रेड करके पैसा कमा सकते हो। तो मैं इनको क्या बोलता हूँ, प्राइवेट बैंक बोल देता हूँ, और इनको पब्लिक सेक्टर बैंक बोल देता हूँ। तो पब्लिक सेक्टर में एक एसबीआई, एक बड़ा बैंक है। मैं बैंक ऑफ बड़ौदा को नहीं डालना चाहता हूँ, आप सिर्फ एसबीआई को ही पकड़ के चलो, और कोई बैंक ही मत लो। फिलहाल के लिए बस इन्हीं 10 स्टॉक पे, कितने हैं ये स्टॉक, ये 15 स्टॉक है। आपको इन कंपनियों के बारे में फुल डिटेल पता होने की जरूरत नहीं है, इनका प्रॉफिट कितना, लॉस कितना, सब 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 पता होने की जरूरत नहीं है। तुमको बस एक काम करना है, ये स्टॉक में न्यूज क्या क्या आते हैं वो आपको ट्रैक करने हैं। और इनको ट्रैक करने का भी एक सिंपल ट्रिक मैं आपको बताता हूँ, हम कैसे ट्रैक करते हैं। मैं क्या करता हूँ, एक एक वेबसाइट बताता हूँ, गूगल फाइनेंस नाम की। ठीक है, ये जो वेबसाइट है ना, ये इसमें मैंने समझो शेयर का नाम लिख दिया, रिलायंस इंडस्ट्रीज। उस पर क्लिक किया, और यहाँ पे फॉलो का बटन दबाया ना। हाँ, अब होगा ऐसा कि गूगल क्या करता है, पूरे दुनिया भर में कुछ भी न्यूज रहेगा रिलायंस का, वो सारे न्यूज मेरे को एक जगह पे ही दे देता है। तो इधर पे टॉप न्यूज दिख रहा है, रिलायंस का शेयर एक दिन पहले का ही न्यूज है, 14% गिरे थे। एक दिन पहले न्यूज आया था, रिलायंस जायंट डीप वाटर नियर कंप्लीशन। होगा, अब दुनिया भर के उन्होंने न्यूज कनेक्ट किया है। तो अब इस न्यूज को जरा पढ़ते हैं, 14% गिरे पिछले 2 महीनों में। चलो रिलायंस का चार्ट देख लेते हैं। यस, बरोबर है। सो तुम देख रहे हो पिछले कितना, नवंबर से लेकर रिलायंस अभी तक 16% के आसपास गिरा है। तो अब इतना गिरा है तो फिर अच्छा खासा चांस है थोड़ा बाउंस बैक आएगा। बट अभी दिक्कत ये है कि लोग क्या करते हैं, वो सिर्फ रिलायंस को इसलिए खरीदते हैं क्योंकि वो सपोर्ट पे है। बरोबर है। बट तुम एक बात बताओ, अगर मैंने रिलायंस ले भी लिया, बट तुमको पैसा कब मिलेगा, जब वो शेयर ऊपर जाएगा ना। और ऊपर ले जाने के लिए भी कोई कारण चाहिए। तो ऐसे ही नहीं ऊपर नीचे आया तो ऊपर जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। हो सकता है कि, और ये इतना नीचे क्यों है, क्योंकि बैड न्यूज चल रही है। वरती न्यायला काहीतरी गुड न्यूज पाहिजे। तो जब तक गुड न्यूज नहीं ना आता, हाथ नहीं लगाने का उस शेयर को। तो इसलिए हमने बोला कि न्यूज ट्रैक करो, क्योंकि अगर कुछ न्यूज आना चाहिए या ट्रिगर आना चाहिए जिससे लोग उस रिलायंस को ऊपर ले जाने का इच्छा रखे, तभी तुम उसमें हाथ लगाओगे। तो इसलिए क्या होता है, अगर तुम इस दर पे डाल दिया ना गूगल न्यूज पे, तो क्या बोलते हैं, तुमको एक आइडिया आएगा। तो यहाँ पर क्या है कि ये इतना कुछ खास न्यूज़ नहीं है, ये भी कुछ खास न्यूज़ नहीं है। तो हैव फॉलन वगैरह वगैरह वगैरह। तो देखते हैं, रिलायंस हैव फॉलन, ठीक है ठीक है ठीक है। इसका रिजल्ट में, रिजल्ट कब आया था, ओके, आई थिंक यहाँ पर रिजल्ट आया था। रिजल्ट का भी मैं आऊँगा थोड़ी देर में, आपको मैं रिजल्ट भी बताऊंगा। तो इन्होंने कुछ, रिलायंस वॉज ट्रेडिंग, ठीक है ठीक है ठीक है।
ये थोड़ा सा आप अपने अपने खुद के दम एंड पे पढ़ लो, तो टेक्निकल वगैरह ठीक है, इसको छोड़ दो फालतू चीज़ें। ठीक है, न्यूज़ तो हो गया। तो ऐसे न्यूज़ पढ़ पढ़ के ना, फिर जब आपको ऐसा फील होगा, आप क्या करोगे, इसके साथ साथ आप सपोर्ट रेजिस्टेंस भी बनाओगे, जैसे डेली चार्ट वीकली चार्ट पे सपोर्ट रेजिस्टेंस बना दिया। अब आपको दिख रहा है कि ये सपोर्ट पे है, बट आप लगेज बाई नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि हो सकता है सपोर्ट टूट के और नीचे जाए, और जब सपोर्ट टूटता है तो आपको पता है कि और नीचे गिरने के चांसेस रहते हैं। तो ऐसे टाइम पे आप उसको अवॉइड करोगे। अब सपोर्ट के पास आ गया है ना, इसका मतलब हम इसको लेंगे नहीं, इस पे हम सिर्फ नजर रखेंगे। तो मैं क्या करूंगा, इसको वॉच लिस्ट में ऐड कर दूंगा। हो सकता है कि बाद में कुछ हो सकता है, नया इवेंट आए, न्यूज आए, तो फास्ट ऊपर बढ़े। तो इसको वॉच लिस्ट में डाल देते हैं। दूसरा कौन सा देखा था हमने? एसबीआई। चलो एसबीआई का देखते हैं, कुछ है क्या न्यूज। ठीक है, ये पण देते हैं। ओके, ये वाला देखते हैं। एसबीआई Q3 earnings, brokerages bullish as banks post another strong quarter। अच्छा, ये कुछ जरा अच्छा न्यूज लग रहा है। तुम एक चीज ऑब्जर्व करो, इवन एसबीआई भी पिछले कितने दिनों में, दिसंबर और जनवरी में अराउंड 20% नीचे गिरा था। इतना नीचे गिरा है तो थोड़ा बहुत शक्यता है कि वो और ऊपर जाने का चांस रखता है, बट उसको ऊपर लेके जाने के लिए कोई तो कारण चाहिए। और इस बार कारण क्या था? मैं आपको जरा ई दिखाता हूँ। ई का मतलब है अर्निंग। तो इसका रिजल्ट जो है ना, पिछला रिसेंट जब आया था, वो आया था 3 फरवरी को। सो अभी 4-5 दिन ही हो गए रिजल्ट होके। और जब रिजल्ट आया था इस दिन, तब वो शेयर 3% ऊपर गया था, तो रिजल्ट को थोड़ा सा पॉजिटिव रिएक्ट किया है। और फिर जरा कुछ दिन के बाद देखते हैं कि एसबीआई ने अच्छा रिजल्ट दिया है, बैंक ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, वगैरह वगैरह। इतना हुआ, इतना हुआ, नेट प्रॉफिट 70% से बढ़ा है। ये जब मैं थोड़ा सा ऊपर ऊपर से बताता हूँ मैं आपको ये सब होता क्या है। अ, ठीक है, ये सब जरा इग्नोर करो, आपको इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजों पे ध्यान रख रहा है। प्रॉफिट बढ़ा है, ये भी इनकम ही है, इसको छोड़ दो। अदर इनकम भी बढ़ा है, तो एनपीए कम हुआ है। एनपीए का मतलब मैं बताता हूँ आपको बाद में। सो बेसिकली ये जो न्यूज़ है ना, ये ऐसा बता रही है कि कंपनी जो है ने उसने अच्छा रिजल्ट दिया है। सो अगर मैं इसको 3-4 एंगल से देखूंगा, सो इसको 3-4 एंगल से देखते हैं। ये कौन सा वीकली चार्ट है? वीकली चार्ट पे सपोर्ट है थोड़ा। ठीक है। उसके बाद उसने अच्छा न्यूज़ भी दिया है। और अब ये कैंडल पैटर्न तो अभी मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, बट कैंडल पैटर्न छोड़ दो। कैंडल पैटर्न चार्ट वगैरह पे टेक इंट्राडे में और ये सब में डेफिनेटली अच्छा काम करते हैं। डिलीवरी में दिक्कत ये है कि आपको 15-20 दिन तक उसको ऊपर लेके जाने के लिए कोई अच्छा कारण लगता है। सो अब मुझे तो भी पर्सनली फील हो रहा है कि एसबीआई जो है वो सपोर्ट पे भी है, न्यूज़ भी अच्छा दिया है, रिजल्ट भी अच्छा दिया है। तो अभी अपने पास अच्छे रीजन है उस शेयर को बाई करने के, और हम इसको डिलीवरी में एंट्री कर भी सकते हैं। ठीक है। सो अब आइडियली हम इसमें लाइव सेशन में होते तो डेफिनेटली इसको बाय करते। तो अगर बाय करना है तो आप एसबीआई में एंट्री कर सकते हो, आप डेफिनेटली बाय कर लो। ठीक है। आपको इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस और स्टॉप लॉस वगैरह कैसे लगाना है ये ऑलरेडी सिखा चुका है। इंडिकेटर से आप एटीआर वैल्यू ढूंढो। सो शेयर कितना 555 का चल रहा है ना, 17 रुपए का रिस्क है। तो 17 को 5 जोड़ो तो कितना हो जाएगा, 23 रुपए के आसपास हो जाएगा। तो आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली 555 माइनस 25 कितना होता है, 520, 30, 530 के आसपास आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। और ऊपर की तरफ आप देखो तो आपके पास पहला टारगेट 600 का है, फिर 630 का है। आप उसको होल्ड करो, जितना ऊपर जाता है उतना। ठीक है। सो एसबीआई बाय कर सकते हैं।
अब ठीक है, तो कर लो बाय, अच्छा आहे. करायचं आहे मॅम बाय? फंड ट्रान्सफर पण करूया. सो तुम्हाला फंड ट्रान्सफरचा पण डेमो देतो. तुम्हाला स्क्रीन शेअर करायला जमेल? ठीक आहे. मी तुम्हाला एक काम करतो. काल बघा WhatsAppवर जी लिंक पाठवली होती. हो. जाएंगे, ऑप्शन पे भी जाएंगे. ठीक है, जाएंगे. पहले डिलीवरी का एक दो चीज़ें देख लेते हैं, फिर ऑप्शन पे भी जाएंगे. तो ऑनलाइन में सबको स्क्रीन दिख रहा है मैम का? आप सबको दिख रहा है, मागून दिसतं? ठीक है. तो पहले एक बार ये मोतीलाल का डेमो ले लेते हैं, फिर उसके बाद हम अपस्टॉक्स भी देखेंगे और फिर बाकी के ॲप भी देखेंगे. सो हा आहे तुमचा ब्रोकरचा ॲप. आता एक काम करा, होम पेजवर येण्यासाठी बॅक या थोडंसं. आलात? आता इथे होमचं बटन दिसतंय. होम वरती क्लिक करा. आता याच्यामध्ये जर फंड ट्रांसफर करना है, इसमें फंड ट्रांसफर करना है ना, तो ऊपर वॉलेट का आइकॉन है. वॉलेट के आइकॉन पे क्लिक करिए. परफेक्ट. सो अब एन्श्योर तुमचं जे इथे गुगल पे फोन पे वरती जो बँक आहे, तो सेम बँक आहे का जो मोतीलालला दिलाय? चालेल, बट बँक अकाउंट सेम आहे ना. इथे जे अकाउंट आहे तेच मोतीलालकडे पण आहे. परफेक्ट. सो अब एक काम करेंगे, आपको जितना अमाउंट ऐड करना है वहां पे लिख दो. परफेक्ट. हां. गुगल पे किंवा फोन पे ज्याच्यामध्ये ती बँक आहे ती सिलेक्ट करा. ही UBI बँकच दिली आहे ना? हीच अकाउंट आहे? परफेक्ट. करा ॲड वरती क्लिक. अपने आप वो आपको UPI बैंक पे ले जाएगा. पे पे क्लिक करो. ते पिन लिहा. हं? सेम. तुमची बँक कोणती आहे? मोतीलाल पण युनियन दिली आहे? जरा उद्या. जुई, मॅडमचं बँक कोणतं आहे का? ठीक आहे, आपणच बघूया. मला एक मिनिट द्या, फोन द्या. तीच आहे का? UBI बैंक. ओके. 554 अकाउंट आहे. प्रायमरी एकच आहे. आणि फोन पे वरती बघूया. ओके. सो ह्या फोन पे मध्ये जी बँक आहे ती वेगळी बँक आहे का? त्यामुळेच झालं. ठीक आहे, नो इश्यूज. दाखवतो कसं करायचं. अब आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें जो UPI ID है वो इसमें मेंशन करना पड़ेगा. हा फोन जरा तुम्ही. येस. ही कुठली बँक आहे? हां. ओके. हां, तो 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 UPI कोडच होता. देतो देतो करून. हां, ह्याच्यामध्ये फोन पे ओपन करू ना? हे ओपन करा जरा.
युनियन बँक ऑफ इंडिया. सो त्याचा जो UPI ID आहे 1554, पाटील जाधव PATIL जाधव DR सविता, हे आहे तसं बघा. एक 554चा अकाउंट आहे ना, DR सविता. हां, हे बघ ना. सविता. अच्छा, DR सविता. हां, @YBL. व्हेरीफाय करा. येस, ॲडवरती क्लिक करा. आता इथे एक पॉपअप येणार. हां. डेबिट कार्ड आहे तुमचं आता? आपण बँक दुसरी करू नाही शकत. आता त्याला 24 तासाच्या वर टाइम लागेल. एक काम करू, नेट बँकिंग जमेल? मला मी कधी यूज करत नाही बँक. ओके. ते डिक्लाइन का करत नाही? ह्यात हे पिन टाका बरं. एक 5 मिनिटं द्या, होऊन जाईल. झालंय ना? एक सेकंड द्या. सो तुमची बँक कुठली दिली आहे ते जरा एकदा बघून घेऊ. बँक तीच दिली, युनियन बँकच आहे. आपण त्याच्यात ते ऍप ओपन करायचं का? मोतीलालचं. हां, पॉसिबल आहे ना. मग तसं करा. एक सेकंड द्या, मी एक लास्ट अटेम्प्ट करतो. म्हणजे ते फास्ट होईल. इथे खूप सारे UPI ID झाले. 790 ला करतो, 1554. सर बघू का मी? हा, एकदा ट्राय करतेस का? ह्या ब्लू फोनवर तुम्ही आपलं जे घेतलं ना मोतीलाल, तर डायरेक्ट ट्रान्सफर ऍप ओपन करा. एकदा UPI दोन्ही पण रजिस्टर, तुमचे एकदा UPI कर, तेव्हापर्यंत आपण दुसरं कुठलं ट्राय करू. त्याच्यावर अकाउंट जर ओपन केलं तर फंड ट्रान्सफर होतं. ठीक आहे, एक काम करते, वो फोन पेचा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह होईपर्यंत आपण जरा ऑप्शन्सकडे पण जाऊया आणि मग परत इथे येऊ. आता ह्या एसबीआयची न्यूज ऑप्शन बँक निफ्टीसाठी रिलेट करता येईल का? नहीं, उसका भी रीज़न बताता हूँ. वैसे तो पार्शियली हाँ आंसर है, बट लॉन्ग टर्म में ऑप्शन का जो यूज़ है वो तुमको इसमें नहीं आएगा. उसका रीज़न बताता हूँ. हम क्या करते हैं, 80% ऑफ द टाइम जो ऑप्शन ट्रेड करते हैं वो इंट्राडे में करते हैं. और इंट्राडे जो आपका स्टॉक्स का जो न्यूज़ और इवेंट होता है वो आपको राइट नाउ में रिएक्ट करता है. सो अब यस, अगर एसबीआई पिछले 5-10 मिनट में बढ़ रहा है तो डेफिनेटली बैंक निफ्टी भी ऊपर ही जाएगा. यस, देखो बैंक निफ्टी ऊपर जा ही रहा है.
बट इंट्राडे में प्रॉब्लम क्या होता है कि बैंक निफ्टी सिर्फ एसबीआई से नहीं ना बना, बैंक निफ्टी 5 या 6 बड़े बड़े बैंकों से बना है, जिसमें सबसे बड़ा एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है, फिर 3 नंबर पे एसबीआई, चौथे नंबर पे एक्सिस है, 5वें नंबर पे कोटक है, और फिर इंडसइंड और जैसे 5-6 छोटे छोटे बैंक है, उनका 2-3 टक्के का ये है कॉन्स्टिट्यूएंट। तो ज्यादा इफेक्ट जो पडेगा वो एचडीएफसी, आयसीआयसीआय और एसबीआय से पडेगा रादर दॅन सो. पण मुद्दा असा आहे की आता समजा डिलिव्हरीमध्ये वरती चाललाय ना एसबीआय, तर मग डेफिनेटली बँक निफ्टी वरती जाणार. तर तुम्ही ट्राय करू शकता बँक निफ्टीमध्ये ट्रेड, बट डिलिव्हरीमध्ये आम्ही ऑप्शन होल्ड करायला इतकं सजेस्ट नाही करत. सो येस, तुमचं पार्शियली बरोबर होतं, बट आम्ही रिकमेंड नाही करत असं काहीतरी ट्रेड करायला. क्योंकि क्या होता है, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई गिरा और सिर्फ एसबीआई बढ़ा तो तुम्हारा बैंक निफ्टी उधर ही रह जाएगा. तो अब एक काम करते हैं, फिलहाल देखते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में कुछ मिलता है कि नहीं, और फिर से काम करते हैं. पहले मैं आपको ना निफ्टी बैंक निफ्टी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बारे में फिर से जरा बता देता हूँ. तो ये जो लिस्ट दिख रही है आपको यहाँ पे, ये मैंने क्यों बनाया उसका रीजन बताता हूँ. अगर मैंने निफ्टी के कॉन्स्टिट्यूएंट लिखे और मैं अगर गया निफ्टी की वेबसाइट पे, ये वेबसाइट कब, ये हाँ ये इसी महीने की है तो लेटेस्ट है. तो आपको जरा नोटिस होगा, हम उन्हें क्या बोला था, निफ्टी टॉप 50 कंपनियों का एक एवरेज है, जिनमें से ऑलमोस्ट 5 कंपनियां ना निफ्टी का 80% वेटेज ले लेती है, जिसमें सबसे बड़ी है फिलहाल रिलायंस, 2 नंबर पे एचडीएफसी बैंक, 3 नंबर पे आईसीआईसीआई, फिर इन्फोसिस, और फिर सादा एचडीएफसी, और फिर टीसीएस. ये 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये 6 कंपनियां, मतलब 10-10, अराउंड 15, 20, 35 और 40% जो है इंडेक्स का वेटेज ये 6 कंपनियां ही ले रही है. सो ये 6 कंपनियां ही ज्यादातर तुम्हारे निफ्टी को मूव करेगा. तो अगर ये 6 कंपनियों को अगर आपने ट्रैक किया ना, तो तुमको निफ्टी का भी इंट्राडे मूवमेंट थोड़ा सा इजीली ट्रैक करने को जमेगा. तो इसलिए हमने क्या करके रखा है, निफ्टी तो इधर पे ऑब्वियसली लगा के ही रखा है, बट हमने क्या करके रखा है, रिलायंस को सबसे ऊपर रखा है, एचडीएफसी बैंक 2 नंबर पे, आईसीआईसीआई बैंक, और फिर कौन सी है, Infosys, फिर कौन सी है, एच डी एफ सी और टीसीएस. एच डी एफ सी सादा यहाँ पे आता है और टीसीएस यहाँ पे आता है. तो ये रिलायंस को अफेक्ट करने वाले, निफ्टी को अफेक्ट करने वाले कंपनी है. तो वैसे ही जरा मैं बैंक निफ्टी का भी निकालता हूँ. काय म्हणताय, वेटेज जो आहे तसं तर येस, काय म्हणतात, महिन्याला चेंज होतात. येस, लास्ट तुम्ही केलं पाहिजे, बट तुम्ही ऑब्झर्व करताल की लाईक 90% ऑफ द टाइम ह्याच 5 कंपनी वरती खाली राहतात. हुआ ऐसा था कि सिर्फ 3 महीने पहले, 3 महीने भी नहीं, अगर 6 महीने पहले की बात करते ना, तो रिलायंस के बाद 2 नंबर पे टीसीएस आया था. जब आईटी और ये नहीं क्या, ये सब गिरने से पहले टीसीएस 2 नंबर पे हुआ करता था. बहुत थोड़े टाइम के लिए टीसीएस ने रिलायंस को भी क्रॉस किया था. तो हो सकता है. आधी आधी फंड ट्रान्सफर एकदा करून घ्या, मग नंतर बघू. हो. सो ये एक है. तो रिलायंस फिलहाल है, फिलहाल के लिए टीसीएस बहुत नीचे चला गया क्योंकि बैंक काफी ऊपर चले गए. तो ये हर महीने चेंज होता रहेगा. आपको रोज हर महीने थोड़ा सा अपडेटेड रहना पड़ेगा कि सबसे बड़ा कौन सा है, 2 नंबर पे कौन सा है, 3 नंबर पे कौन सा है. एक जमाना ऐसा हुआ करता था कि आईटीसी 3 नंबर पे आता था, आज आईटीसी टॉप 10 में भी नहीं है. तो हो सकता है. अब ये आपको ट्रैक क्यों करना है, क्योंकि इंट्राडे में ना आपके निफ्टी और बैंक निफ्टी का मूवमेंट इन्हीं स्टॉक से आता है. तो अगर आप नोटिस करोगे, पिछले 15 कितने मिनट में, 1, 2, 3, 4, 1 घंटे में निफ्टी ऊपर जा रहा है. ये क्यों जा रहा है, जरा रीजन देखते हैं. रिलायंस कुछ नहीं कर रहा है, साइडवेज बैठा है, बरोबर है.
एच डी एफ सी बैंक पिछले आधे घंटे में ऊपर जा रहा है, आईसीआईसीआई बैंक ऊपर जा रहा है, इन्फोसिस ऊपर जा रहा है, सादा एच डी एफ सी भी ऊपर जा रहा है, टीसीएस, एसबीआई काफी ऊपर जा रहा है। तो आप जरा गेस करो इस निफ्टी को फिलहाल कौन ऊपर लेके जा रहा है? करेक्ट। दोन बैंक का, एक आईटी, बरोबर है। सो तुमको एक अंदाजा लग गया कि ये सब अगर ऊपर जा रहे हैं, तो तुमको अगर पता है कि लाइक देखो एच डी एफ सी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक सब मिलके निफ्टी को ऊपर लेके जा रहे हैं, तो निफ्टी के ऊपर जाने के चांसेस थोड़े ज्यादा है। अगर रिलायंस अगर गिर रहा होता तो फिर मैं बोलता कि चलो निफ्टी बाई नहीं करते, क्योंकि क्या हो जाता है, रिलायंस अकेला नीचे लेके जाएगा, बाकी सब ऊपर लेके जाएगा, तो निफ्टी में क्या हो जाएगा, साइडवेज ही घूमेगा। तो एक तरीके से अंदाज लगा सकते हो। ये आपको परफेक्ट तो नहीं जमेगा, बट लाइक 80% एस्टिमेट आने के लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस लगेगा, क्योंकि मैं जैसे बोल रहा हूँ वैसा हमेशा नहीं होता है। ऐसा पहले भी हो चुका है कि रिलायंस गिर रहा था, लेकिन एच डी एफ सी भी बढ़ रहा है, आईसीआईसीआई भी बढ़ रहा है, और एसबीआई भी बढ़ रहा है, टीसीएस भी बढ़ रहा है। सबका चार लोगों का स्ट्रेंथ इस अकेले से ज्यादा था, और फिर निफ्टी बहुत ऊपर चला गया। ऐसा भी हो सकता है। तो ये सिचुएशन बाय सिचुएशन चेंज होते रहेगा। सो यस, तो यहाँ पर देखो मैंने निफ्टी को रेजिस्टेंस और सपोर्ट बनाया था। तो आप अगर ऑब्जर्व करोगे तो ना, आज का सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाना बहुत ही आसान था, क्योंकि पिछले ऑलमोस्ट 3 या 4 दिन से एक ही रेंज में घूम रहे हैं। तो अगर मैं इधर पे आऊंगा, आपको मैं फिर से पिछले सेशन में भी सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कैसे करना है वो बताया था। तो क्या करना होता है, पहले देखना होता है कि करंटली शेयर का प्राइस किधर है, 850 पे। अगर मैं 1 आवर चार्ट पे हूँ, तो नीचे सबसे क्लोजेस्ट सपोर्ट यहाँ पर है, ऊपर सबसे क्लोजेस्ट रेजिस्टेंस यहाँ पर है। हाँ, हॉरिजॉन्टल लाइन कैसे बनाए थे आपको पता है ना, मैंने कैसे बनाया, ऑल्ट एच दबा के हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाया। अगर आपको फिर भी पता नहीं है तो यहाँ पर जाओ, ये वाले एरिया पे, और हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे दिखा है, और यहाँ पर शॉर्टकट भी लिखा है कि हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे बनाते हैं। ऑल्ट आणि एच दाबून इथून क्लिक करा, असं झालं, असं क्लिक करा, असं झालं, आणि तुमचा सपोर्ट रेजिस्टेंस बनला। वापस से 15 मिनट के चार्ट पे आके इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। और तुमने एक चीज ऑब्जर्व करोगे कि थोड़ी देर पहले, ये कब की बात है, जब 9:45 से लेकर 10 PM की ये कैंडल है ना, तब ये सपोर्ट पे आया था। और सपोर्ट पे आने के बाद जनरली क्या होता है, ऊपर जाता है। तो फिर से मैं आपको चार चीजें रिवाइज करा देता हूँ, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन। जब सपोर्ट पे आके शेयर वापस ऊपर जाता है तो हम क्या बोलते हैं, बाउंस बैक। रेजिस्टेंस पे भी आके जब शेयर वापस नीचे आता है तो क्या बोलते हैं, बाउंस बैक। जब सपोर्ट टूट के जब शेयर नीचे जाता है तो क्या बोलते हैं, ब्रेक डाउन। और रेजिस्टेंस ऊपर तोड़ देते हैं तो क्या बोलते हैं, ब्रेक आउट। ठीक है। जब सपोर्ट टूटता है तो हम क्या करते हैं, शेयर के साथ क्या करते हैं, सेल करते हैं। जब बाउंस बैक लेता है तो क्या करते हैं, करेक्ट। रेजिस्टेंस पे बाउंस बैक लेता है तो क्या बोलते हैं, और रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होता है तो क्या करते हैं, चार इंच कॉम्बिनेशन है। ठीक है। सो फिलहाल सपोर्ट पे आके बाउंस बैक लेके ऊपर जा रहे थे, तो 10 बजे हमने क्या करना चाहिए था, बाय बाय। करेक्ट है। सो अभी ठीक है, चलो बात करते करते ऊपर चला गया, तो हम और कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। बट यहाँ पे अच्छा खासा चांस था 10 बजे बाय करने को, बट ठीक है, कोई बात नहीं। तो ऑनलाइन में सबको समझ रहा है कि हम कैसे ट्रेड करते हैं। हेलो, अमृता मैम, प्राची मैम, ओके, नाइस नाइस, ठीक है। और कोण कोण आहे नया, संस्कृती मॅम तुम्हाला थोडंफार आयडिया येते काय काय शिकवतो आपण इथे? ओके। और कौन है नया, स्नेहल मैम तुम्हाला? ओके। तुषार सर, आय थिंक सचिन सर पहिल्यांदा दिसत आहेत। तुषार सर तुम्हाला समजतंय? ठीक आहे, आवाज नाही। ओके ओके, डन।
सो चला पुढे जाऊया. यही सेम बैंक निफ्टी में ट्राई करते हैं. और अभी मैं क्या करता हूँ, आपको बताना बंद करता हूँ और आप मुझे ये सपोर्ट रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी में बना के दिखाओ. एक काम करेंगे, आप में से कोई यहाँ पर आओ और बाकी सब फोन पे ट्राई करो. ऑनलाइन में भी आप सब ट्राई करो और अपने अपने एंड से सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने को ट्राई करिए. और फिर कुछ डाउट आए तो मुझको पूछिए, मैं अवेलेबल हूँ हेल्प करने को. ऑफलाइन में किसी को कोई डाउट आए तो मैं यहाँ पर हुई अवेलेबल, बट महेश सर भी आपको हेल्प कर देंगे. सो एक काम करू. हां, झालं ना परफेक्ट. एक हे वाला एकदा पूर्ण होऊन द्या, 11:30ला बाय करूया. सर तुम्ही येता इथे. बघा बरं बँक निफ्टीला सपोर्ट रेजिस्टन्स बनताय का. बसा तुम्ही. तुम्ही फोनवरती बनवा आणि काय असेल ते मला विचारा. रुपेशला फंड ठीक है. अब इसको 15 मिनट में लाओ. थोड़ा सा रेंज बनाओ ना. देखो यहाँ पर एक रेंज बनाओ, यहाँ पर एक रेंज बनाओ. सो अजून एक 2 लाईन घ्या वाटल्यास. येस. आता सर काही शेअर सेल केले हां. लगेच बॅलन्स दिसेल. लगेच नाही, सांगतो. आपण बघा आता न्यू रूल झाले ते मागच्या वर्षी, त्याच्याप्रमाणे जर तुम्ही 10,000चे शेअर सेल केले तर विकलेल्या मालाचे फक्त 80% आजच्या दिवशी दिसतात. तो अगर तुमने 10,000 के शेयर सेल किए तो आज तुम यूटिलाइज और देख सिर्फ 8,000 के सकते हो. बाकी का 2,000 आपको कल से दिखेगा. बट बैंक में निकालना है तो सारा का सारा 10 परसों से दिखेगा. आपण आपलं जर थोडे सेल केले तर आपण बॅलन्स हा बॅलन्स अपडेट करू शकतो. नवीन घेण्यासाठी काहीतरी मोकळं होऊन जाईल. येस कर. सर एक सांगता ना की इथं पण आहे ना एक हा असं हा रजिस्टर लिस्ट आहे बरोबर आहे. इथला फक्त येस बिलकुल करेक्ट आहे, करेक्ट आहे. मी इथला की इथं पण एक सपोर्ट दिसतो कारण की बिलकुल. बाकीच्या मागच्या काही दिवसात इथं पण सपोर्ट आलेला हा हा परफेक्ट आहे. येस. इथं पण सपोर्ट म्हणून तर रेंज बनवना इंपॉर्टेंट असता, क्योंकि क्या वो बीच में कहीं पर भी आके ऊपर नीचे जाता है और वहां पे भी कभी भी ऊपर नीचे जाता है. तो कभी कभी क्या होता है कि हम सोचते हैं इतना सा लाइन ब्रेक हो गया, चलो बाय कर लेते हैं. बट फिर वो बस क्या 20 पॉइंट ऊपर जाके रेजिस्टन्स खा लेता है. सो म्हणून तुम्हाला रेंज बनवणं इम्पॉर्टंट आहे आणि ह्या रेंज मध्ये कुठेतरी मुवमेंट झाली पाहिजे. सो चार्ट तो भी क्या बता रहा है कि 41,500 से 41,550 से लेकर 41,650 को रेजिस्टेंस है. जब तक ये क्लियरली ऊपर नहीं ना टूटता है तब तक अपने को प्रॉपर ब्रेकआउट मिलेगा ही नहीं. सो पिछले 3 दिन से मार्केट बहुत ट्रिकी है, क्योंकि प्रॉपर ब्रेकआउट भी नहीं और प्रॉपर ब्रेकडाउन भी नहीं. तो जो हम नहीं क्या जो टाइप के ट्रेड पिछले महीने में कर पा रहे थे ब्रेकआउट ब्रेकडाउन के, वो यहाँ पे करने को ही नहीं मिल रहे. ठीक आहे. सो सो सपोर्ट सांगा, कुठलं सपोर्टचा रेंज सांगा. सपोर्टचा रेंज आहे 41,347 आणि 41,200. हा
परफेक्ट है। सो अभी बोलते टाइम पे ऐसा क्या बोलते हैं, परफेक्ट नंबर बोलने का जरूरत नहीं है आपको, सिंपली क्या बोलना है, रेंज जो है 41,250 से लेकर 350 तक का सपोर्ट का रेंज है, और ऊपर के साइड में 41,550 से लेकर 41,650 के बीच में रेजिस्टेंस का रेंज है। जब ये रेजिस्ट रेंज में कुछ ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कुछ मूवमेंट आ सकता है मार्केट में। सही है। असं बनलंय का ऑनलाईन मध्ये सगळ्यांचं, या किसी को कुछ और दिख रहा है क्या ऑनलाइन में? हेलो, किसी ने ट्राई किया सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाना? गणेश सर, प्रशांत सर? ओके, आप डेस्कटॉप पर या फोन पर है? आप अपना स्क्रीन शेयर करेंगे क्या? अभी तक तो नहीं। थोड़ा ये ऑर्डर्स का हटाओ ना, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा स्क्रीन। देखो राइट साइड में वो होल्डिंग्स के राइट में आपको एक ना रिफ्रेश का आइकॉन दिख रहा है गोल सा, उसके 3 स्पेस राइट में एक एरोज दिखेंगे, एकदम राइट में आओ, नीचे। नो नो, डाउन और नीचे, यस। हाँ, ऑन दैट क्लिक, या। So now it is much bigger. You can even move the stochastic RSI down to like zoom it. देखो, फिलहाल के लिए डिलीट ही कर दो, बाद में ऐड कर लेना। एंड नाउ वी कैन सी योर चार्ट क्लियरली। माउस ऊपर की तरफ स्क्रॉल करोगे तो यू कैन इवन जूम इट। हाँ, लेफ्ट क्लिक करके लेफ्ट में लेके आओ चार्ट को, टुवर्ड्स लेफ्ट, लेफ्ट। ना ना, आप राइट लेके जा रहे हो, लेफ्ट। परफेक्ट, नाउ दिस इज गुड। दिस इज अ 15 मिनट चार्ट। फर्स्ट सपोर्ट आपने कहाँ पे बना है? यस, करेक्ट। एंड द सेकेंड वन? अच्छा, सो द प्रॉब्लम हियर इज कि यू कैन सी दैट फर्स्ट सपोर्ट के बाद ना देर वाज अनदर सपोर्ट, एंड सपोर्ट इज नॉट सपोज टू बी सो फार ऑन 15 मिनट ना। तो लाइक पहला सपोर्ट 41,250 200 का टूटा, तो निफ्टी का अगला सपोर्ट तो मुझे सामने 41,110 पे दिख ही रहा है ना। या, सो रेंज इज सपोज टू बी स्मॉल, लाइक 50 to 100 पॉइंट, इट्स नॉट सपोज टू बी वेरी बिग। तो ये लाइन को ऊपर खींच के ना 41, देखो 290 के नीचे एक और छोटा सा ये दिखेगा आपको, कैंडल का जो टिप है वो दिखेगा, ऊपर लेके आओ। दिस वन, या, यू सी दैट वेरी स्मॉल विक बिलो, या दिस वन, या। यस, करेक्ट, दिस वन, जहां पे अभी रेड वाली कैंडल पे रखा था वही, दिस वन, करेक्ट। हाँ, तो उसका लो देखो कहाँ पे है। हाँ, तो वहां पे बस एक बार ऑल्ट एच दबा दो, वर्टिकल लाइन बन जाएगा। विक के एंड में ज्यादा बेटर रहता है। हाँ, आई कांट सी द लाइन। तो देखो ये अच्छा सपोर्ट है, वो पढ़ के बताओ क्या बता रहा है, 41 वॉट। हाँ, व्हाट इज दैट नंबर, 41? और ऊपर की तरफ? हाँ, यस। तो मतलब 41,250 से लेकर 41,300 के आसपास सपोर्ट है, राइट?
आपलं किती होतं? आपलं होतं 250 ते 300. 300. सो हाँ, वो अप्रोक्सीमेट सही है। तो ऐसा हर किसी का परफेक्ट नहीं होता है। 41 टू 200 से लेकर 300 के बीच में सब लोग का सपोर्ट है, एंड दैट इज ओके। 10-20 पॉइंट इधर उधर चलता है, वो सबका सेम नहीं आएगा क्योंकि सबको अलग अलग कुछ ना कुछ दिख रहा होता है। तो मैं आप, हाँ बोलिए। हाँ, सो एक थंब रूल बताता हूँ आप लोग को। निफ्टी के जो सपोर्ट होते हैं ना, उसका रेंज अराउंड 50 पॉइंट के आसपास जनरली होना चाहिए। और बैंक निफ्टी के जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है, उनका रेंज अराउंड 100 पॉइंट के आसपास का होना चाहिए, क्योंकि बैंक निफ्टी निफ्टी कितना है, 20,000 के आसपास का कुछ तो है, और बैंक निफ्टी 50,000 के आसपास का है। तो डबल रेंज चलता है, 50 पॉइंट का रेंज इधर उधर। सो लाइक थोड़ा सा क्या इधर इधर उधर का, ऐसे नहीं क्या छोटा छोटा मूवमेंट होता है, वो 50 पॉइंट इधर उधर चलता है। और बैंक निफ्टी के केस में 100 पॉइंट का सपोर्ट रेजिस्टेंस का थोड़ा सा वेरिएशन चलता है इधर उधर। तो निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी 100, यू कैन लाइक राइट इट डाउन, आपको बाद में ये काम आएगा तब, या ना। मैम आप क्या करिए, तब तक आप अपने एंड से सपोर्ट या रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ ड्रॉ करिए, रेजिस्टेंस त्यापर्यंत मला नेसेसरी राइट नाउ अंटिल दिस गेट्स ब्रोकन। 250 टूटेगा, देन इट इज अ चांस कि वो 41 100 के आसपास आएगा। Yes. Right now it's not very important because 41 250 hasn't broken yet ना। तो जब तक 250 टूटेगा नहीं, तब तक एक 41 100 पे आने का शक्यता थोड़ा कम है। वो नहीं, स्क्रीन शेयर चालू, अरे जाओ दे। नहीं नहीं, आप स्क्रीन शेयर करिए, चालू करिए फिर से। आपको रेजिस्टेंस भी बनाना था ना ऊपर की साइड में। टिल देन यहाँ का दिखाओ। काय रे? छान आहे, बरोबर आहे। तो असंच थोडासा अंदाज लावायला लागतो तुम्हाला, कळायला पाहिजे की कुठे हलकासा सपोर्ट घेऊ शकतो, कुठे हलकासा रेजिस्टन्स। आणि परफेक्ट नसलं तरी चालतं, ते दोघांचं सेमच असलं पाहिजे गरजेचं नाहीये। दो लोगों को एक ही चार्ट में चार अलग अलग चीजें भी दिख सकती है। मैम आई डोंट थिंक दैट विल बी यूजफुल, क्योंकि क्या है, यू कैन सी दैट उसके ऊपर भी तो शेयर जाके आया ना। सो गो हायर, मच हायर। You are partly right because that is where stock has taken a lot of confusing trades. But करेक्ट है, बट लाइक आपको जितना एक्सट्रीम मिलेगा ना, हाँ, हाईएस्ट पॉइंट से क्या हो जाता है, आपका जो गारंटी है ना वो थोड़ा बढ़ जाता है। हाँ चल जाएगा, देखो जरा। थोड़ा सा रेंज बनाइए 100 पॉइंट का इधर उधर। सो ड्रॉ अनदर वन। क्या है वो, व्हाट इज द नंबर? 41 6 व्हाट? 600 600 से लेकर 700 के आसपास रेजिस्टेंस है उस टाइम का। जरूरी नहीं है, बट इट इज सजेस्टेड कि 100 पॉइंट के थोड़ा सा रेंज होना चाहिए, क्योंकि मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि एग्जैक्टली उतना ही होता है, बट ऑल राइट। सो योर बेसिकली योर रेंज इज 41 600 टू 700 के बीच में।
ओके, बाकी का पता नहीं बट मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी रेजिस्टेंस पे पहुंच चुका है। एसबीआय तर डेफिनेटली रेजिस्टन्सला पोहोचलाय. ॲक्सिस बँक काही करत नाहीये, कोटक बँक पण पोहोचलाय. HDFCचंच थोडंसं टेन्शन आहे. मला ॲक्च्युअली पुट घ्यावासा वाटतंय बट एवढ्याशा मुवमेंटसाठी मी पुट नाही घेणार. आपको नोटिस होगा कि एसबीआई थोड़ा सा रेजिस्टेंस पे पहुंच चुका है, थोड़ा सा करेक्ट होने की कोशिश कर रहा है. बाय केला होता. हाँ हमने भेजा था ना. एसबीआई कितना चल रहा है फिलहाल? मैम आप एसबीआई का चार्ट ओपन करेंगे? Can you draw support and resistance on that? कितीला आहे चालू? 554 मतलब देखो 556 पे देके मतलब 556.50 तक के ऊपर गए, 50 पॉइंट के ऊपर बढ़ा था. लाइक फायदाच नाही त्याच्यामुळे ट्रेड करून काय. अ, मत करो मत करो. सी अभी देखो राइट नाउ आई हैव टू क्वेश्चन मेरे पास. अभी अगर पूछोगे ना तो इसमें दो तरीके से इसको ट्रेड कर सकते हैं. आप अगर नोटिस करोगे ना इससे पहले वाला सपोर्ट कौन सा है देखो जरा. रेजिस्टेंस, इससे पहले वाला रेजिस्टेंस यू कैन सी दैट 554 के आसपास एक रेजिस्टेंस था. हाँ जस्ट पुल दैट लाइन ऊपर थोड़ा सा. ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ना आपका, इसको थोड़ा सा ऊपर खींचो. हाँ खींचो एंड ऊपर, थोड़ा और ऊपर. और एंड दिस इज वेयर आपको दिख रहा है लेफ्ट में थोड़ा सा रेजिस्टेंस था. हाँ अभी देखो ना एक डॉट जो दिख रहा है राइट में लाओ. हाँ ये वाला, यहाँ पे रेजिस्टेंस था थोड़ा सा. अब वो जो रेजिस्टेंस है वो 15 मिनिट पहले ऊपर की तरफ ब्रेक आउट हुआ है क्या? झाला होता. आता ब्रेकआउटचं आता तुम्हाला क्लासमध्ये एक शिकवलं होतं. क्लास में आपको क्या सिखाया था कि जब ब्रेक आउट होता है तो जनरली रिट्रेस होता है और फिर वापस ऊपर जाने का चांसेस ज्यादा होता है ना. अब आपको क्वेश्चन आएगा कि ब्रेकआउट स्ट्रांग है या वीक है. अब उसका आंसर देखो कैसे है. कैसे मिलेगा. मैम आप जरा जूम करेंगे क्या इसको? हाँ और जूम जरा करो. अब जरा ना वो जो ब्रेकआउट की जो बड़ी सी ग्रीन कैंडल है ना उस पर माउस लाओ. ठीक है. अब उसके नीचे ना आप ऑब्जर्व करोगे वॉल्यूम के कैंडल्स है. तो आप एक ऑब्जर्व करो नीचे के जो 3 वॉल्यूम के जो हरे कैंडल्स है ना ग्रीन कैंडल्स, उनके नीचे का जो वॉल्यूम है आप देख रहे हो एवरेज से थोड़ा ज्यादा है. नीचे नीचे वो ग्रीन और रेड कलर के बड़े बड़े बार्स है देखो. हाँ ये वाले जिस पर दोज आर वॉल्यूम कैंडल्स. वॉल्यूम क्या बताता है कि बाइंग सेलिंग कितना हुआ है. सो अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो देखो शेयर का प्राइस बढ़ा है और वॉल्यूम के साथ बढ़ा है, और वॉल्यूम के साथ उसने रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ ब्रेक किया है. तो अगर कोई भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस अगर वॉल्यूम के साथ ब्रेक होता है तो इसका मतलब है कि ज्यादा बायर्स है और ज्यादा लोग उस शेयर को ऊपर लेके जा रहे हैं. सो ये मैसेज क्या देता है एक तरीके से कि देयर इज बिग वॉल्यूम एंड शेयर का प्राइस ज्यादा लोगों ने ऊपर लेके आया है. सो ये इंडिकेट क्या करता है शेयर में बुलिशनेस स्ट्रांग है या बुलिशनेस वीक है.
बुलिशनेस का मतलब होता है तेजी ऊपर की तरफ जाने का। और स्ट्रॉन्ग बुलिशनेस क्यों पता चला, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ गया है। तो वॉल्यूम के साथ जब शेयर ऊपर जाता है ना, तो इसका मतलब तुम ऐसा मैसेज ले सकते हो कि शेयर स्ट्रांगली ऊपर जा रहा है। और ऊपर से हो सकता है कि वो वापस से रिट्रेस करेगा 554 553 के आसपास, और फिर से वापस ऊपर जाने की शक्यता है, ऐसा कुछ तो मैसेज मिल रहा है। इसलिए मैं पुट नहीं खरीद रहा। पुट अगर देखो हल्के से वॉल्यूम के साथ ऊपर जाता, देखो पिछले वाले कुछ दिनों में देखो, वॉल्यूम जो है इतना स्ट्रांग नहीं था। तो अगर आप पिछले कुछ कैंडल्स में देखोगे ना, छोटे छोटे वॉल्यूम थे, रेजिस्टेंस तक पहुंचा, बट उसके बाद फिर उतने ही वॉल्यूम से नीचे गिरा भी है। तो वैसे टाइम पे हम सेल कर सकते थे। तो अभी भी मैं तो भी ट्रेड नहीं करूंगा, क्योंकि जरा मार्केट में इतना स्ट्रांग कुछ है नहीं। देखो, यू कैन एट्रीब्यूट इट टू प्रॉफिट बुकिंग। प्रॉफिट बुकिंग एक आंसर है। जिन्होंने भी वो शेयर 550 558 से बाय किया होगा, उनको दिख रहा होगा कि 556 पे आस आ चुका है, वहां पर रेजिस्टेंस है, तो मैं अपना खरीदा हुआ शेयर बेच रहा हूँ। तो एग्जिस्टिंग जब शेयर तुम बेचते हो तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग होता ही है। बट यहाँ पर आपको फ्रेश सेलिंग का सिग्नल नहीं मिल रहा है। वो दो अलग चीजें होती है ना, फ्रेश बाइंग और फ्रेश सेलिंग। ठीक है। ठीक है, चालेल। तो मैम, आपको एक आइडिया आया कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं? हाँ, नहीं, अभी देखो, जो आपने थोड़ी देर पहले ड्रॉ किया था वो रेजिस्टेंस था। अब वो ब्रेक आउट हो चुका है, तो ब्रेकआउट होने के बाद वो क्या बन जाएगा अभी? व्हेन रेजिस्टेंस इज ब्रोकन ना, आफ्टर दैट इट बिकम सपोर्ट। आपको टेक्निकल एनालिसिस में सिखाया होगा कि सपोर्ट टूटने के बाद रेजिस्टेंस बन जाता है, रेजिस्टेंस टूटने के बाद वही लाइन सपोर्ट बन जाती है। तो मोस्ट प्रोबेबली वही लाइन जो है ना, वो 550 553 के आसपास जो लाइन है, मुझे क्लियरली दिख रहा नहीं है, वही लाइन मोस्ट प्रोबेबली सपोर्ट बन जाएगी आपके लिए। तो वहां पर लुक एट द विक्स ना। आप पहला तो विक आपको दिख रहा है, जहां पे इस कैंडल का हाई है वो दिख जाएगा। देर इज नो थंब रूल फॉर दैट वैसे। आपका शेयर का वॉलेटिलिटी के हिसाब से वो चेंज होते रहता है। अगर मार्क शेयर में समझो, एक सेकंड दो आप। हेलो। हाँ, क्या म्हणता? तीन लाया। हाँ। हाँ। ओके। परफेक्ट। हाँ, नक्की. बट बाय द वे, याला काय चार्जेस लागणार का? अरे, पण लागतात का जनरली? हां, ओपन नाही. मी ओपन केलाय तो. फक्त त्यांनी वायर खेचून काढली होती. मी त्याचं ते वरचं ते काय इझिली बंद होतं ते. हां, नाही. ती खेचली गेली आहे. हां, हां. बरोबर. हां. हो, हो. चालेल, चालेल. ठीक है, कहाँ पे थे हम? वैसे हाँ, रेंज का कुछ नहीं है। बट अगर आपको रेंज पकड़नी है तो एक लाइक आधे टक्के का रेंज पकड़ लो। सो 550 500 रुपए का शेयर है। सो लाइक 2 रुपए का रेंज इधर उधर चल जाएगा। बिकॉज लाइक 1% का रेंज विल बी टू मच ना। 1% इज बेसिकली योर एंटायर टारगेट। मतलब हम ट्रेड ही 1-2 टक्के के लिए करते हैं, और उसमें से हमने 1 टक्के का रेंज ही पकड़ लिया, तो तुमको उसमें से ट्रेड करने को कुछ भी नहीं मिलेगा। लाइक अभी इस केस में 50 पैसे का भी रेंज बहुत हो जाएगा। अगर आप देखोगे ना, वो विक से लेकर क्लोजिंग तक का जो डिस्टेंस है वो लिटरली 20 या 30 पैसे का होगा। गो ऑन दैट विक। हाउ, व्हाट इज द हाई? ओके, एंड कम ऑन द
नहीं वो नहीं, उसी कैंडल का विक और क्लोजिंग में कितना डिफरेंस है देखो। हाँ, एंड क्लोजिंग 85, सो मुश्किल से देखो 30 या 40 पैसे का रेंज है। तो बस काफी है उतना ही। तो आपको इस केस में आपको बस 20-30 पैसे का ही काफी हो जाएगा। जस्ट फोकस ऑन द विक एंड द क्लोजिंग, उतने में ही रेंज होता है जनरली। ठीक है, चलेगा। सो एक काम, अभी तक कोई ट्रेड नहीं मिल रहा है आज। हाँ हाँ। ओके, मैं हाँ करेक्ट। रुको, मुझे आई थिंक एक ट्रेड मिल रहा है क्योंकि रिलायंस ने सपोर्ट लिया है, एचडीएफसी ब्रेकआउट कर रहा है, इन्फोसिस बढ़ रहा है, एचडीएफसी बढ़ रहा है। आई थिंक अपने को बैंक निफ्टी में नहीं, निफ्टी में कुछ तो ट्रेड मिल सकता है, थोड़ा सा और मिल सकता है कुछ ना कुछ। वैसे अगर मैं यहाँ पर ट्रेड नहीं लूंगा क्योंकि ये ऑलरेडी काफी हो गया, बट इतना तो मिलने का चांसेस है। तो अभी मैं ये ट्रेड लेना नहीं चाहता, बट फिर भी आपको डेमो देना है तो कुछ ना कुछ तो बाय कर लेते हैं। अब व्हाट विल वी डू मैम, अभी फिलहाल ना एक ट्रेड पे फोकस करते हैं। आफ्टर वी आर डन ना, विल आई टेल यू हाउ टू फाइंड विच ट्रेड्स यू टुक। वो पी एंड एल स्टेटमेंट में दिखता है। तो फिलहाल मैं क्या करता हूँ, अपना स्क्रीन शेयर फिर से करता हूँ, एंड फिर मैम का भी डिलीवरी बाय करना है वो भी करेंगे, और फिर दोनों करेंगे। ठीक है, सो इथे बघा। जैसे मैं बोल रहा था, देखो रिलायंस थोड़ा बढ़ने की कोशिश कर रहा है, एच डी एफ सी बैंक बढ़ने की कोशिश कर रहा है, एच डी एफ सी भी बढ़ने की कोशिश कर रहा है। दैट्स वाई आई थिंक निफ्टी को और थोड़ा सा पॉजिटिव मोमेंटम है। आइडियली हमने यहीं पे बाय करना चाहिए था, बट अभी आपको डेमो देना है सिर्फ, इसलिए यहाँ पे कुछ ना कुछ तो बाय कर लेते हैं। जो है आधे घंटे का टाइम, फिर भी अपने को देखते हैं कुछ मिलता है क्या। अभी ये जरा फिर से आपको रिपीट करने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी बताता हूँ। स्पॉट कितना है जरा मुझे बताओ, स्पॉट प्राइस उधर राइट में दिखा 874 है। तो उसके सबसे पास वाला, जब ऊपर जाते हैं तो हम क्या बाय करते हैं, कॉल या पुट? कॉल। और जब नीचे जाता है तो पुट। अभी ऊपर जा रहा है हमको ऐसा लग रहा है, तो हम क्या बाय करेंगे, कॉल ऑप्शन। अब क्वेश्चन आएगा कि कौन सा कॉल ऑप्शन बाय करना है। तो हमने आपको पहले भी बताया था, निफ्टी के स्ट्राइक प्राइजेस में कितने पॉइंट्स का गैप होता है, 50 पॉइंट का। 850, 900, 950, और बैंक निफ्टी का स्ट्राइक प्राइजेस में 100 पॉइंट का, 35,800, 35,700, असं असं। तो 17,870 के सबसे पास में कौन सा स्ट्राइक प्राइस होगा? सो 850 आहे, 900 आहे, 750 आहे, 800 आहे। 850 जास्त जवळ है, करेक्ट। सो 850 और 900 में से कोई तो एक चुन लेते हैं। तो अभी कहते हैं अपने को ऑप्शन चेन के ऊपर जाने का भी जरूरत नहीं पड़ा, क्योंकि 870 के पास 850 का स्ट्राइक प्राइस है, अपने आप पता ही चल गया अपने को। अब अपने को सिंपली क्या करना है, उसका प्रीमियम देखकर उसको बाय कर देना है। तो कोई है जो ऑप्शन में ट्रेड करना चाहता है? ऑप्शन मध्ये मॅमचं फ्युचर ऑप्शन ऍक्टिव्हेट आहे का जोई? एफ एंड ऍक्टिव्हेट असं होतं का? होल्डिंग, होल्डिंगवर नाही होणार? अच्छा ठीक आहे मॅम, तुमचा एफ अँड ऍक्टिव्ह नाहीये, तुमचं करावं लागेल, आपण त्याला 2 दिवस लागतो। आज माझ्यासोबत झालं असेल, मी विसरलो असेल तेव्हा। ठीक आहे, फिलहाल एक काम करते, इथे कोणाला बाय करायचं का, तुम्हाला करायचं आहे? नक्की नक्की, दोन्ही होणार आहेत। मी एक काम करतो, हे सेशन 12 पर्यंत चालेल, तुमच्यासोबत बसून मी दोन्ही करतो। सर तुम्हाला जी काल लिंक पाठवली त्याच्यावर क्लिक करा ना।
स्क्रीन शेयर। ठीक है, अभी एक काम करिए, आप अपने होम पेज पे आइए ब्रोकिंग ऐप पे, यही है ना आपका ब्रोकिंग ऐप। सो लेट्स सी क्या निफ्टी क्या कर रहा है, करेक्ट हो रहा है थोड़ा। स्क्रीन दिसतोय ऑनलाईन मध्ये सगळ्यांना? हा ॲप दिख रहा है मोबाइल का? चलो अभी अपने को 760 चल रहा है ना, तो अभी अपने को कोई तो भी ऑप्शन का नाम ऐड करना पड़ेगा। इस ऐप को कैसे यूज करते हैं देखते हैं जरा। आपको वॉच लिस्ट किधर है आपका? लाइट मोड होता है का? हाँ कुठला ऐप है? एंजल है का? ठीक है, चल जाएगा। सो वॉच लिस्ट में आपने एक्चुअली पहले तो ऐड करके ही रखा है, बट तो फिर भी आपको जरा फिर से बता देता हूँ। हे 16 फेब्रुवारीच्या ह्या सीई वरती क्लिक करा एकदा, आणि ते वरती येत आहे का बघा बरं डिटेल। नहीं येत आहे का? ऑप्शन चेंज नहीं, फक्त इन्फॉर्मेशन पाहिजे। तो देखो इसमें क्या क्या दिख रहा है अपने को, स्टॉक डेट, बस इतना ही चाहिए। टॉप में आपको क्या क्या दिख रहा है इन्फॉर्मेशन? निफ्टी दिख रहा है, उसके साइड में 16 फरवरी लिख के दिख रहा है, एक्सपायरी डेट है। सो कल 9 फरवरी वाले एक्सपायर हो गए, तो अगले गुरुवार का एक्सपायरी कौन सा है? 16 फरवरी, करेक्ट। सीई का मतलब है कॉल ऑप्शन, पीई का मतलब होता है पुट ऑप्शन, और 17,850 है आपका स्ट्राइक प्राइस। तो 17,850 का कॉल हम खरीद रहे हैं, तो इसलिए स्ट्राइक प्राइस हो गया। तो ये चार चीजें देखनी पड़ती है। निफ्टी 16 फेब का 17,850 का कॉल, तो ये एक ऐड हो गया। प्रीमियम इसका चल रहा है फिलहाल 107 के आसपास, तो निफ्टी थोड़ा सा करेक्ट हो रहा है, तो वो थोड़ा सा नीचे आ गया है। अब इसमें बाय और सेल का बटन आपको नीचे दिख रहा है। तो जनरली हर ब्रोकर के ऐप इसी तरीके से होता है, बाय और सेल का बटन भी ऐसे ही होता है। अगर आपको अपने ऐप में ट्राई करना है तो आप भी ट्राई कर लो। बाय के बटन पे क्लिक कर दो, छोटा सा रिस्क लेंगे। अब इस ऐप में दो ट्रेड टाइप है, कैरी फॉरवर्ड और इंट्राडे। जैसे अपस्टॉक्स में डिलिव्हरी है, वैसे इनके पास कॅरी फॉरवर्ड आहे। मोतीलाल ओसवाल मध्ये NRML आहे, तर ह्यांचं कॅरी फॉरवर्ड आहे, तर एकच शब्द झाला। इंट्राडे मध्ये ब्रो ऑप्शन अलाउड ही नहीं रहता है। आपको ऑप्शन खेलना है तो उसको डिलीवरी या कैरी फॉरवर्ड ही करना पड़ता है, तो कैरी फॉरवर्ड ही रखो। आप इंट्राडे करना चाहते हो तो भी आपको कैरी फॉरवर्ड ही यूज करना पड़ेगा। लॉट्स का भी क्वेश्चन आता है कि निफ्टी का लॉट साइज कितना है? 50 का, और बैंक निफ्टी का 25 का। सो अब यहाँ पे मुझे लॉट लिखना है या क्वांटिटी लिखना है मालूम नहीं है। काय लिहायचं? एक दोन असं लॉट लिहितात का? 1 असं लिहावं लागेल इथे, ओके। अब प्राइस लिख देते हैं फिलहाल, आपकी मर्जी है। अगर आपको अपने मर्जी के प्राइस से लिखना है तो लिमिट करके प्राइस लिखो, ऑन द स्पॉट बाय करना है तो मार्केट लिख दो। मार्केट पे क्लिक करो तो प्राइस लिखने का जगह ही गायब हो जाएगा। हम रिकमेंड करते हैं कि अगर आप सामने ही बैठ के ट्रेड कर रहे हो तो क्या बोलते हैं, मार्केट से ही बाय कर लो। सो आई थिंक थोड़ा सा करेक्ट हो रहा है, ऑलराइट। तो अब क्या करो, दो आप नीचे देखो कि अराउंड 5,000 रुपए का खर्चा लग रहा है, आपके पास 9,700 है, तो फिलहाल इसको कर देते हैं बाय। करून टाका, ठीक है। अब फिर से नीचे से अगर आप चौथे नंबर पे आओगे तो आपको ऑर्डर्स नाम का बटन दिख रहा है, जिसपे आपको क्या क्या दिखेगा? ओपन, आपको सारे ओपन ऑर्डर दिखेंगे। पोजीशन में आपको सारा प्रॉफिट एंड लॉस दिखता है। तो
प्रॉफिट एंड लॉस में आपको इसमें पोजीशन में क्या क्या दिख रहा है? निफ्टी का आपने ऑप्शन बाय किया है, नीचे एक लॉट बाय किया है, आपने बाय किया है एवरेज 105.65 से, और फिलहाल चल रहा है 105.15, तो इसलिए आपको 50 रुपए का लॉस चल रहा है फिलहाल। निफ्टी चाललंय का वरती? नहीं, फिलहाल तो नहीं, थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो बट ये होने से पहले ऑनलाइन में जरा बताओ, आपको बेसिक ऑर्डर कैसे प्लेस करना है ऑप्शन का, समझा क्या? ओके, नंदू सर, गणेश जाधव सर, तुम्हाला समजलं? अविनाश सर? ओके, ठीक है। ऐसा कोई है जो पहले नहीं था। शिखा मैम, आपको एक आइडिया आया कैसे ऑप्शन में हम ऑर्डर प्लेस करते हैं और देखते हैं? ठीक है, अभी परफेक्ट परफेक्ट मैम। तो अभी मैं कौन से चार्ट में, निफ्टी में ही हूँ ना? सो फिलहाल तो आपको 30 रुपए का प्रॉफिट मिल रहा है, इसको हम थोड़ी देर के लिए कैरी करेंगे। अभी कितना, 11:30 बजा है ना? आप इसको कैरी करो, आप अपना स्क्रीन शेयर चालू ही रहने दो। सो आपका प्रॉफिट लॉस देखते हैं कितना होगा, क्योंकि निफ्टी जो है चार्ट पे फिलहाल थोड़ा सा सपोर्ट लेके ऊपर जाने का चांसेस दिखा रहा है। अब ये क्यों हो रहा है, मैं आपको एक आइडिया देता हूँ। मतलब ऐसा गारंटीड नहीं है कि ऐसा होगा ही, बट यहाँ पर रेजिस्टेंस था सुबह, यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ था ना, ब्रेकआउट हुआ। ये चार्ट वालों को दिखेगा नहीं, मैं ऑनलाइन वालों को मैं चार्ट जरा अपना दिखाता हूँ फिर से। हाँ, तो देखो, व्हाट द हेक। ठीक है, यहाँ से ही दिखाता हूँ। यहाँ पर रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद थोड़ा सा सपोर्ट लिया, और अब वो कोशिश कर रहा है ऊपर जाने का। तो अब गारंटी तो नहीं है, बट एक 70% चांस है कि यहाँ से थोड़ा सा और ऊपर जाएगा, और अपना हो सकता है कि ये और ऊपर जाए, तो इसलिए हम होल्ड कर रहे हैं। और अगर इसको एक दूसरे एंगल से अगर देखते हैं, तो अब आप नोटिस करोगे कि मैंने 5 मिनट का चार्ट ओपन किया है, और इसको अगर मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया, तो आपको दिख रहा है कि एक प्रकार का अप ट्रेंड पे भी सपोर्ट लिया है। तो अपने पास दो कॉन्फिडेंस के चांसेस है कि ऑप्शन यहाँ से और ऊपर जाने की शक्यता है। 1 मिनट, कौन है? एक मिनिट, सर नाही, आम्ही इंडिकेटर नाही रिकमेंड, आता बघा, इंडिकेटर तर तसे बरेच लोक सक्सेसफुली वापरतात, बट हम पर्सनली इंडिकेटर्स यूज नहीं करते। उसका रीजन क्या है? शेयर का प्राइस पहले मूव करता है, बाद में इंडिकेटर आपको सिग्नल देता है, और उस इंडिकेटर को इंटरप्रेट करने के तरीके भी 50 अलग अलग होते हैं। तो इसलिए ना, हम पर्सनली तो इंडिकेटर प्रेफर नहीं करते, हम प्योर प्राइस मूवमेंट पर ही ट्रेड करना प्रेफर करते हैं, सो दैट हम टाइम पे भी रहे और अपने को अलग अलग इंटरप्रिटेशन भी ना मिले, ऐसा हो सकता है। समझ लो। ओके, हेलो। ठीक है, ठीक है, डन। ठीक है, उसको होल्ड करते हैं। तो हम ऑप्शन पे वापस से आएंगे, बट एक काम करते हैं, मॅम तुम्ही अकाउंटमध्ये पैसे ऍड झाले का तुमच्या? ट्रेडिंग अकाउंटमध्ये आले बघू? हाँ, मग आता तुमचा एसबीआई बाय करूया। आपका 15 मिनट में हो जाएगा, तब तक वो ट्रेड में प्रॉफिट है लॉस है वो भी पता चल जाएगा, दोनों काम हो जाएंगे। यस। सर, तुमचा स्क्रीन शेअर चालूच राहून द्या।
परफेक्ट। ऑनलाइन में सबको मैम का स्क्रीन दिख रहा है क्या? परफेक्ट। चलो अब ये जरा मोतीलाल ओसवाल का डेमो देते हैं। सो आपने फंड तो ऐड कर दिया। अब आप क्वेश्चन आएगा कि फंड कहाँ से दिखता है। उसके लिए मैं आपको एक आइडिया बताता हूँ। 80% चीजें ना आपको सारा नीचे रिपोर्ट्स में दिख जाएगा। रिपोर्ट्स पर आला 3 गोष्टी आहेत, ऑर्डर, पोजीशन, मार्जिन। मार्जिन मतलब पैसा। मार्जिन पे क्लिक करिए। आपने 10,000 रुपये ऐड किया है तो आपको 10,000 का कैश दिख रहा है। अब एक चीज याद रखो, आज आपने पैसा ऐड किया ना, उस पैसे को 24 घंटे तक निकाल नहीं सकते हो, 24 तास झाल्यानंतरच विड्रॉ करू शकता। सो फिलहाल आपने कैश ऐड कर दिया है। अब आपको क्या करना है, एसबीआई का शेयर बाय करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नीचे ट्रेड नाम का बटन दिख रहा है, ट्रेड से जा सकते हो या वॉच लिस्ट में जा सकते हो, दोनों कर सकते हो, आपको दोनों मिल जाएगा। शेयर का नाम ऐड वॉच लिस्ट में ऐड करो, फिर उसको खरीदो, या डायरेक्टली बिना ऐड किए भी खरीद सकते हो, दोनों पॉसिबल है। अगर आप डिलीवरी खेल रहे हो तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि वॉच लिस्ट से खेलो, बट आप इंट्राडे कर रहे हो तो डायरेक्टली शेअर्स में से करो, क्योंकि काय आज बाय करून उद्या निघून जाणार आहे, त्याला काही नंतर ट्रॅक आपण करणार नाही। सो एसबीआई लिखने की वजह से एसबीआई का शेयर आ गया, और आपको बस एसबीआई के नाम पे क्लिक करना है बीच में। ठीक है, बाय सेल का बटन खुलेगा, बाय के बटन पे क्लिक कर दो। ठीक है, ये खुल गया ऑर्डर विंडो। अब इसमें ना आपके काम की कौन सी चीजें देखो। अगर आप शेयर्स में ट्रेडिंग कर रहे हो ना, तो आपके काम का सिर्फ डिलीवरी और वैल्यू प्लस है। अगर आप खुद के पैसे से बाय करना चाहते हो तो डिलीवरी का बटन दबाओ, आपके पास जितना रुपया है उतने रुपए का बाय होगा। बट अगर आप शेयर्स में इंट्राडे करना चाहते हो तो वैल्यू प्लस शब्द यूज करोगे। वैल्यू प्लस म्हणजे इंट्राडे। आज बाय है तो आज ही सेल होगा, आपने नहीं सेल किया तो ब्रोकर मोतीलाल वाले 3:15 को सेल करते हैं। सो ते एक रूल सगळ्यांचाच आहे। बस फर्क इतना है कि अगर कोई जीरोडा या अपस्टॉक से अगर आपके ब्रोकर ने सेल किया तो जीरोडा अपस्टॉक्स का रूल 3 बजे का है, और उन्होंने आपके लिए सेल किया तो 50 रुपए का पेनल्टी लगता है। बट मोतीलाल वाले फिलहाल तो कोई पेनल्टी नहीं लगा रहे। अपन डिलीवरी मध्ये बाय करतो तो डिलीवरीचं बटन दबा। अभी नॉर्मल और एमटीएफ भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। दोनों एप्लीकेबल है अभी भी, बट दोनों में फर्क क्या है देखो। आपको आई थिंक क्लास में बताया रहा कि शेयर पर भी आपको लेवरेज मिलता है। तो अगर आप समझो वैल्यू प्लस ले रहे हो ना, तो बाय डिफॉल्ट 5 टाइम्स आपको लोन मिलता है। एमटीएफ और नॉर्मल में भी 5 टाइम्स लेवरेज मिलता है, बट डिलीवरी के लिए। तो अगर आपने समझो खुद का 10,000 रुपए लाया है, तो ब्रोकर से आप 50,000 का शेयर ले सकते हो और उसको आप होल्ड कर सकते हो। बट नॉर्मल अगर लिया ना तो 5 डेज तक होल्ड कर सकते हो, एमटीएफ लिया तो 1 साल तक होल्ड कर सकते हो। बट प्रॉब्लम ऐसा है कि ऊपर का जो 40,000 लिया है ना अपने ब्रोकर से, उस पर आपको रोज इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा। So, किती चालू आहे, 851 प्रीमियम किती चालू आहे, 98 झाला का? एक 7 रुपयाचा स्टॉप लॉस ठेवा, म्हणजे 105 मायनस 97च्या आसपास स्टॉप लॉस ठेवा, थोडी वेळ होल्ड करा त्याला, एक स्पाइक देऊन पडू शकतो। त्यांना हेल्प करना तिथे। ठीक है, ये हो गया यहाँ तक। अब लिमिट और मार्केट, ये 2 बटन है। अब डिलीवरी कर रहे हो तो आपको 2-3 रुपए का प्राइस इतना फर्क नहीं पड़ता है, हमेशा मार्केट का ही बटन यूज करो। मार्केट मतलब ऑन द स्पॉट बाय हो जाएगा। अब क्वेश्चन आ रहा है कि आपको कितने रुपए का माल बाय करना है। सो 10,000 से बाय करोगे तो 555, आप तुम्हाला 10,000 बाय करायचे ना। ओके, सो 10,000 को 555 से डिवाइड करो तो अप्रॉक्सिमेटली 20 क्वांटिटी तो नहीं आएगा, 10 क्वांटिटी म्हणजे 5,500 ची बाईंग झाली, आणि तुम्ही 15 क्वांटिटी करून बघा बरं। सो ते कॅल्क्युलेटरवर करता येईल, बट सध्या आपण 15 क्वांटिटी बाय करूया। ओके, सो देखो, हे कीबोर्ड काढा। सो 3 ही चीजें ध्यान में रखनी है डिलीवरी के लिए, बहुत इजी है। डिलीवरी लिया, मार्केट लिया, क्वांटिटी लिया, बस 3 ही चीजें देखना है आपको। नीचे उसने बता भी दिया है कि आपके अकाउंट में से 8,330 रुपये लगेगा, आणि तुमच्याकडे आता 10,000 आहेत, सो एवढाच ऑर्डर टाकायचा तुम्हाला।
आता बाय वरती क्लिक करा आणि परत एकदा बाय वरती क्लिक करा. हो गया बाय. अब आप पूछोगे कि कहाँ पे मेरा पोजीशन का स्टेटस दिखेगा, तो व्यू स्टेटस पे जाओ. आपको बाय डिफॉल्ट नीचे रिपोर्ट्स पे लेकर आया. आलत खाली बघा चौथ्या नंबरला रिपोर्ट्सचं बटन आहे. सो आता ही जी तुमची जी ऑर्डर आहे ती कंप्लीट झाली ना. सो ती आता पेंडिंग मध्ये नाही राहिली, ती कंप्लीटेडला गेली. ठीक है. आपने जो ऑर्डर डाला था 15 शेयर का, वो ट्रेडेड यानी कि सक्सेसफुली ट्रेड हो चुका है. अब आपको आज के दिन जितना भी प्रॉफिट एंड लॉस है ना, वो दिखेगा ऊपर पोजीशंस में. करेक्ट. सो आजच्या दिवशी तुम्ही जे काही बाइंग सेलिंग करता ना, ते वरती पोझिशन्स मध्ये दिसणार. ठीक है. सो आपको क्या दिख रहा है, आपने एसबीआई में इक्विटी के 15 शेयर डिलीवरी में बाय किए 555.30 पे. फिलहाल वो चल रहा है 555.15, तो आपको फिलहाल ₹1.5 माइनस है. तो अब हमने डिलीवरी के लिए तो उसको छोड़ देते हैं, बट आपको फिलहाल एसबीआई का डिलिव्हरी इंट्राडे में दिख रहा है वो आपको. सो डिलिव्हरी मध्ये घेतलाय तर आजच्या दिवशी तो डिलिव्हरी मध्ये दिसणार, उद्यापासून कुठे दिसणार, होल्डिंग्स मध्ये. अब होल्डिंग का जो बटन है वो यहाँ पे नहीं है. करू शकता ना. करायचं तरी सांगतो कसं. पोजीशन के सेंटर में क्लिक करो. एसबीआई का ये जो नाम है ना, उस पर क्लिक करो. अरे यहाँ पे इधर पे बटन अलग है, मैं आपको बताता हूँ. येतं करता इथे पण आहे बटन स्क्वेअर ऑफ. नाही, स्क्वेअर ऑफचा अर्थ है कि तुम्ही सेल करताय, बाय असलेलं सेल करताय. सो नहीं, स्क्वेअर ऑफ नहीं करना है. मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है. बट सिंपली अगर आप इसको सेल करना चाहते हो तो आज भी सेल कर सकते हो. बट ये तर करता. हां, तुम्ही आता जरी सेल केला की तो इंट्राडे ट्रेडर्स समजला जाईल. ठीक है. एनीवेज, बट अगर आपने कोई भी शेयर बाय किया तो आज के दिन आपको पोजीशन में दिखेगा, कल से आपको दिखेगा पोर्टफोलियो में. यहाँ पे पोर्टफोलियो में जाओ. सो इथे इक्विटी शब्द दिसतोय, इक्विटीवर क्लिक करा. सो आपके पास पहले से ही 2 होल्डिंग है, अगरवाल इंडस्ट्रीज और आर पॉवर. उद्यापासून खाली एसबीआय पण ऍड होऊन जाईल. आता मला याचा डे ट्रेडिंग मध्ये बघायचं आहे, हायेस्ट आणि लोवेस्ट अगरवालचा. तर अगरवालच्या सेंटरला कुठे पण क्लिक करा. तो यहाँ पे ये वाला बटन दिख रहा है क्या, ये पेज जैसा, उस पर क्लिक करो. हाँ, कॅन्सल करा. तर सेंटरला पण क्लिक करून येतं कुठे पण. अगरच्या नावावरती कुठे पण क्लिक करा. नाही होते आता हे असं. ठीक है, आ गया. अभी थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करो. ओपन, हाई, लो और क्लोज दिख रहा है. ये कल का क्लोज है, बट आज का ओपनिंग 691.9, हाई 707, लो 687 आपको वहाँ पे दिख रहा है. वैसे याचं सर्किट काय आपल्याला highest? सर्किट बघा, खाली लिहिलंय बघा, अप्पर सर्किट आणि लोअर सर्किट. अच्छा, हा पण मग एक 3-4 दिवसापूर्वी हम्म. अपर सर्किट 713 दाखवलं, मला 829 झालं. क्योंकि सर्किट रोज बदलता है ना. रोज बदलतं. हां, सर्किट कशावर डिपेंड करतं, कालच्या क्लोजिंग प्राइसवर. सो काल जर तुमचा शेअर 700ला बंद झालाय तर 700 वरती 10% वर खाली. म्हणजे ह्या अपर सर्किटवर विचार करून आपण अजून 8 दिवस होल्ड करू शकतो. करू शकता की. बट ऍक्च्युली सर्किट बघून आपल्याला कळत नाही की काय म्हणतात ते शेअर जो आहे तो वरती जाणार का नाही तितका. सर्किट म्हणजे बेसिकली फक्त एक्सचेंजने सांगितलेला लिमिट आहे की त्याच्यावरती जाऊच नाही शकत आजच्या दिवस. पण आज आता 707 आहे ना, सो आपण 710 ला सेलची ऑर्डर टाकू शकतो. केला तर सेल होईल, नाही तर नाही होणार. असं आहे बरोबर आहे. बट तुम्ही ऑर्डर फक्त 829 पर्यंतची टाकू शकता. मी 710 म्हणते. 710 का लावू शकता आपण. अगरवालचा चार्ट बघूया जरा.
नाही, अजून होल्ड करा, आहे अजून शक्यता जायची. आम्हाला तरी असं वाटतंय की तो अजून वरती जाऊ शकतो. चांगला व्हॉल्यूम आहे, चांगला वरती चाललाय, होल्ड करा मला असं वाटतं. ठीक आहे, मला हे पण बघायचंय. रेक्स नॉट इलेक्ट्रिकल्स. रेक्स कमी प्राइसचा आहे पण तो जाऊ शकतो. 1 वर्षासाठी मला जर होल्ड करायचा असेल तर. 6 महिने तरी. 12-13. देखना पड़ेगा इसमें कुछ न्यूज़ वगैरह है क्या, या इसके फंडामेंटल कैसा है, बट वो अलग ही टॉपिक है. प्रॉफिट मेकिंग तो कंपनी है. लॉन्ग टर्म साठी विचार करताय. अच्छा है यार, सच में. नाही, होल्ड करण्यासारखी कंपनी आहे. जरा तिथे तो डबल होईल. असं वाटतं, पण नाही. रेझिलेक्ट्रिकल्स इलेक्ट्रॉनिक्स. काय कंपनीचं नाव? RESI. कॅश नेगेटिव्ह कंपनी आहे ही, जरासे ट्रिकी वाटते. मी असतो तरी नसती घेतली. कैश में नेगेटिव है, सो लाइक बहुत टाइम से कैश नेगेटिव है. ये लग रहा है ये अपने मेजर बिजनेस से पैसा नहीं कमाती है, ये किसी और तरीके से पैसा कमाती है. नहीं, इसको अवॉइड करो, ये नहीं लग रहा है कुछ अच्छा. किती त्याची साईज प्राइस बाय. ₹14.65. हाँ, येऊ शकता. अपने ऑप्शन का पोजीशन देखते हैं क्या चल रहा है. अभी भी रेजिस्टेंस ही खा रहा है, बट देखते हैं. बहुत ही लाइनें हो गई. वॉच लिस्ट मध्ये ऍड करायला काय करू. काय खाली वॉच लिस्ट आहे बघा, 4थ्या नंबरला. ऍड करायची. हा, आपण एडल लिस्टला कसं वॉच लिस्ट नंबर 1, 2, 3 तयार केला. असून बऱ्याच वॉच लिस्ट करू शकता ना. वरती दिसतंय वॉच लिस्ट नावाचा ऑरेंज शब्द दिसतोय. आप अपना नया वॉच लिस्ट बना लो. तिथे तुमच्या वॉच लिस्टचं नाव लिहा आणि सेव्ह करा. पण मग सेव्ह बटन नाही आहे ना. आधी आपल्याला select त्याला थोडं करायचं. मोठं नाव द्यायला लागणार ना, असं 2 शब्द नाही चालत. सिलेक्ट करू आणि ऍड. येस, आता त्याच्यामध्ये प्लसचं बटन दाबा, तो शेअरचं नाव आपोआप ऍड होऊन जाईल. आणि तुम्हाला जर दुसरा पाहिजे असेल तर अजून एक करा. बर, 850 चल रहा है. निफ्टी का वो ऑप्शन उधर के उधर ही होगा, ₹100 का ₹100 आहे का, काढलाय तुम्ही? आहे ना. ऑनलाइन में किसी ने लिया है वो ऑप्शन? हॅलो, नाही घेतला कोणी. ठीक आहे. आता त्या वॉच लिस्टला सर्च कसं करायचं. वॉच लिस्ट मध्ये जा, वरती डीमॅट होल्डिंग शब्द दिसतोय, त्याला असं लेफ्ट टू राईट खेचा. असं असं खेचा. हा, येस, दिसलं. परफेक्ट है. अच्छा SBI वाला. SBI 556 आ गया, अपने सेम रेट पे आ गया. बट फिर से हाँ, डेफिनेटली आपण डिलिव्हरीसाठीच घेतलाय.
आम्ही हा रिकमेंड पण करणार आहे. हमारे पास एक्चुअली दो ऑप्शंस है, एक बजाज फिनसर्व है और एसबीआई है. तो इसलिए मैंने जानबूझ के एसबीआई का नाम शुरू में जरा लिया. तो हमारा ध्यान था उस अभी डिलीवरी हम लेते हैं तो मुश्किल से महीना भर के लिए मैक्सिमम होल्ड करते हैं. अब वो पर्सन टू पर्सन होता है, क्योंकि कुछ कुछ लोग 7 दिन के लिए मैक्सिमम लेते हैं. अभी रिजल्ट भी अच्छा है और सपोर्ट पर भी है, तो आयडियली तो 7 दिन का होल्डिंग होना चाहिए था. ब्रेकआउट झाला असता तर 7-8 दिवसाचीच होल्डिंग असते. सपोर्टवर आहे आणि म्हणून आम्ही महिन्याभरची होल्डिंग करतो. ठीक है. सो अपना ऑप्शन 850 पर ही है, फ्लैट ही है. एसबीआई भी कुछ मूवमेंट नहीं दे रहा है और ऑप्शन भी नहीं, तो ठीक है. आज का दिन भी लगता है फ्लैट ही जाएगा कल की तरह. येस, त्याच्यात पण काही खास मुवमेंट नाही दिसत आहे. सपोर्ट तो लेके चढ़ तो रहा है ऊपर, इतना एक अच्छी बात है. एसबीआई खींच रहा है. अभी टीसीएस करेक्ट हो गया, एचडीएफसी करेक्ट हो गया. रेजिस्टेंस ही खा रहे हैं सब. अभी रिलायंस बढ़ने लग गया. ठीक है, जाने दो. आज कुछ इतना मजा नहीं आ रहा है, बट ठीक है. एनीवेज, अपना जो गोल था सेशन का वो पूरा हुआ क्या देखते हैं. सर एक मिनिट. आपला सेशनचा गोल काय काय होता कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ऑप्शन के जो हम ट्रेड लेते हैं उसका इंट्रोडक्शन देना, सपोर्ट रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करना, फिर ट्रेड कैसे लेते हैं, ऑप्शन ढूंढते कैसे, और बेसिकली गोल क्या था कि आपको ऑप्शंस को कंफर्टेबल करके देना. जनरली हमारे जो सेशन होता है ना, उसका गोल एक ही होता है कि वैसे देखो, ट्रेड लेना, डिसीजन लेना, कुठे बाय करायचं कुठे सेल करायचं तुम्ही पण करू शकता. बट क्या होता है कि जो एकदम फ्रेशर लोग रहते हैं ना, उनको बिल्कुल भी पता ही नहीं रहता है कि कहाँ पे ढूंढना है, क्या करना है, वो सब. तो इसके लिए हम क्या करते हैं, उनके लिए लाइव मार्केट में कुछ ढूंढ के निकलने की कोशिश करते हैं, ट्रेड देखते हैं. तो एक ये है. सो आपके सामने ट्रेड लेने से क्या होता है कि आपको एक आइडिया आता है कि अब खुद से ढूंढ के निकालना, उसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा. किसी ने एक बार करके दिखाया तो फिर आपको एक आइडिया आता है कि कैसे उसको ट्रेड करते हैं. तो आप खुद से चार्ट देख के, सपोर्ट रेजिस्टेंस देख के और ट्रेंड देख के आप अपने खुद के ट्रेड लेना शुरू कर सकते हो. अगर आप एकदम ही फ्रेशर हो ना, तो मेरा रिकमेंडेशन क्या है कि आप ना पहले ऑप्शन में ट्रेड करो ही मत. सबसे पहले चाहिए तो पहले एक महीना भर इंट्राडे में ही ट्रेड करो, शेयर्स खेलो चाहिए तो. आपको एटलीस्ट बाय का बटन किधर है, सेल का बटन किधर है, उतना ही पता लगना वो भी काफ़ी है तुम्हारे लिए. और फिर उसके बाद जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, आप अपना चार्ट एनालिसिस सुधरता है, तो उसके बाद आप थोड़े से और कॉम्प्लिकेटेड ट्रेड वगैरह लेना शुरू कर सकते हो. तो ठीक है. आज हमने थोड़ा सा डिलीवरी भी ले लिया, तो हम एक काम करेंगे. इस बार तो भी हमने ऑप्शन के साथ थोड़ा डिलीवरी लिया है, बट एक एक ऐसा सेशन रखने को ट्राई करेंगे ना, जिसमें हम प्योर डिलीवरी के लिए एक खास सेशन रखने को ट्राई करेंगे, जिसमें सिर्फ डिलीवरी के ट्रेड कैसे लेते हैं और वो सब एक ट्राई करेंगे. और ट्राई एक ये है. और दूसरा मतलब कि हर फ्राइडे को कोई ना कोई तो सेशन होता ही है. आप कभी भी कोई भी सेशन में आ सकते हो. मोस्ट प्रोबेबली अगले हफ्ते 12 से 2 के बीच में हम इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए एक सेशन रखेंगे, तो आप उसमें भी आ सकते हो. तो इंट्राडे के लिए हम अलग रखेंगे, और अगर टाइम मिला तो फिर डिलीवरी के लिए एक अलग, और एक और ऑप्शन के लिए अलग से फिर से सेशन रखेंगे. हर फ्राइडे को कुछ ना कुछ चलते रहेगा. और एज यूजुअल अगर आपको कोई भी डाउट है तो आई होप आप सब ने मेरा नंबर सेव करके रखा है. नहीं रहेगा तो फिर से कर लो सेव. Can we transfer share from different person account to our account? करू शकता हो. पर्सन टू पर्सन शेअर ट्रान्सफर पण पॉसिबल आहे, त्याला शेअर गिफ्टिंग म्हणतात. सो ते पण करणं शक्य आहे. Hard copy form भरून एक आधीपर्यंत तर जसं आता फुल सर्व्हिस ब्रोकरकडे अजूनपर्यंत हार्ड कॉपी पद्धतच आहे, पण आजकाल बऱ्याच ब्रोकरनी ऑनलाईन सरांचं करायचं. मोतीलाल ओसवाल असेल माझ्या एक मिनिट एक मिनिट एक मिनिट. हां हां. सरांचंच आहे मोतीलाल ओसवाल. त्यांच्या तो तुमच्या त्यांचं मोतीलालचं अकाउंट ट्रान्सफर करायचं का फक्त शेअर फक्त ट्रान्सफर? share transfer.
तेही शक्य आहे. शेअर डीमॅट टू डीमॅट ट्रान्सफर करणं शक्य आहे. मॅडम तुम्हाला प्रोसेस सांगतील. थोडासा पेपर वर्क असेल. बोला ना सर. ऑफलाईन शेअर कशी ट्रान्सफर करायचे जे लिस्टिंग झालेच नाहीये. लिस्टेड झालेच नहीं है तो अभी देखो अनलिस्टेड शेयर को भी डीमैट करने का एक तरीका है. डीमॅट आहेच ते. हाँ. सीडीएसएल कडे ते आपल्याकडे कशी घेतात समजा सरांकडे तुम्ही माझ्याकडे कशी घेतात. तो उसमें एक तरीका है जिसको बोलते हैं डीआईएस ट्रांसफर. तो आपको क्या करना पड़ता है, जिस ब्रोकर के अकाउंट से ट्रांसफर करते हैं ना, तो समझो पर्सन 1 के अकाउंट से पर्सन 2 को ट्रांसफर करना है, तो पर्सन 1 के डीमैट वालों से ना एक फॉर्म लेते हैं जिसको बोलते हैं डीआईएस, डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप. उसमें क्या करते हैं, जिसके अकाउंट में, टारगेट के अकाउंट में जो ट्रांसफर करना है उसका डीमैट अकाउंट नंबर, उसके डिटेल्स फिल करते हैं, फिर आपका डीमैट अकाउंट नंबर, फिर शेयर के डिटेल्स, आईएसआईएन क्या है, ये सब चीजें फिल करनी पड़ती है और फिर आपके ब्रोकर को देनी पड़ती है. पर्सन 2 के सीएमएल नाम की एक कॉपी होती है. सीएमएल मतलब क्या होता है, बेसिकली टारगेट अकाउंट का डिटेल्स होता है डीमैट का. ये दो चीजें आप अपने ब्रोकर को देते हो, अपने डीमैट वालों को देते हो, फिर वो लोग देखते हैं कि किसके अकाउंट में ट्रांसफर करना है, कौन सा शेयर ट्रांसफर करना है. अराउंड एक महीने भर का प्रोसेस होता है, फिर वो पर्सन 1 के अकाउंट से पर्सन 2 के अकाउंट में एक महीने भर में ट्रांसफर हो जाता है. सो अभी तक तो ऑफलाइन प्रोसेस ही चल रही है. कुछ कुछ ब्रोकर ने अभी वो फुल्ली ऑनलाइन कर दिया है, बट अभी भी थोड़ा बहुत पेपर वर्क इन्वॉल्व रहता ही है, बट पेपर वर्कनेच होणार ते. अजून काय? तो एक काम करते हैं, पहले ऑनलाइन वालों से कुछ डाउट ले लेते हैं. ऑनलाइन में किसी को कोई डाउट है क्या, कुछ पूछना है क्या? अमृता मैम, नंदू सर, प्राची मैम. ओके, तारिणी मैम आपको कुछ पूछना है? अच्छा हाँ, वो भी याद है. तो जैसे हमने बताया था कि पी एंड एल स्टेटमेंट भी आपको काम आएगा, तो वो एक जरा देख लेते हैं. आपका स्क्रीन शेअर करो. नहीं तुमचा नहीं, तारिणी मैम आप करिए. सो ये एक चीज है ना जो आपको काम आएगी इसके आगे, ये एक जरा देख लो. इथे बघा जरा. सो अभी देखो, तुम शायद ऐसे समझो महीने भर से ट्रेड कर रहे हो, साल से ट्रेड कर रहे हो, आपको चेक करना है कि आपने कितना पैसा डाला, कितना पैसा निकाला, प्रॉफिट एंड लॉस चेक करना है. तो हर ब्रोकर का अलग अलग सिस्टम है, बट आपको ना महीने में एक बार आपको 3 स्टेटमेंट चेक करने चाहिए: प्रॉफिट एंड लॉस, लेजर और ट्रांजैक्शन हिस्ट्री. सो मैम एक बार इसको कट करेंगे क्या? हाँ, अपने बस अपस्टॉक्स के पेज, मेन पेज पे आ जाओ. ये नहीं, 2 टॅब पहिले, हाँ उधर पे आओ. प्रॉफिट एंड लॉस आणि लेजर हे 2 इंपॉर्टंट असतात. कधी पण असं, कभी भी ऐसा क्वेश्चन है ना कि मेरा पैसा आया या गया किधर, तो लेजर में जाना है. आपके ऐप में ही है वो फीचर, हर ब्रोकर के आजकल ऐप में ही आ चुका है वो. तो आप क्या करोगे, माय रिपोर्ट्स पे जाओगे, ऊपर से तीसरे नंबर पे. 2 मिनट दें या आ जाओ, चाहिए तो अब बस 5 मिनट वेट करो, आ जाओ चाहिए तो. सो ऊपर लेजर के बटन पे क्लिक करो. सो लेजर में मिलता है पैसे का हिसाब. तो देखो नीचे आपको ट्रांजैक्शन का डेट दिख रहा है, पैसा आया या गया और उसका क्लोजिंग बैलेंस भी दिख रहा है उस तारीख के हिसाब से. फिर दूसरा स्टेटमेंट है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, वो आपको दिखाता हूँ ऊपर. रिपोर्ट पे क्लिक करिए मैम, ऊपर रिपोर्ट्स पे. अब प्रॉफिट एंड लॉस पे जाओ. अब आपने फिलहाल सेगमेंट इक्विटी लेके रखा है, उसको फ्यूचर एंड ऑप्शन ले लो. डेट आप 2 मार्च से लेकर 2, कौन सा ले रहे हो, विच इज दिस डेट, 3 फरवरी. हाँ, सो इट इज इनफ, कल का भी डेट उसमें इंक्लूड हो जाएगा. आपको जो भी डेट का रेंज चाहिए वो यहाँ से सिलेक्ट कर लो और बस गेट रिपोर्ट पे क्लिक करो. अब नीचे स्क्रॉल करिए. हाँ, तो पिछले आपने 9 फरवरी को कौन सा ऑप्शन ट्रेड किया था, बैंक निफ्टी का 41,300 का कॉल.
बाय किया था 206.25 से और सेल किया था 112.95 से। और नीचे एक और ट्रेड किया था 41,300 का पुट, जिसको बाय किया था 99.40 से और उसको सेल किया 49.05 से। सो दीज वर योर टू ट्रेड्स। हाँ हाँ, टाइम वैल्यू ठीक हो गया, करेक्ट है। कल मार्केट एंड में बढ़ा था क्या? 9 फरवरी। देखो, अ, अगर प्रीमियम जो है वो तीन चीजों से बना है ना, इंट्रिंसिक वैल्यू, टाइम वैल्यू और वॉलेटिलिटी वैल्यू। सो सपोज इफ टाइम वैल्यू इज फॉलिंग बाय 5 रुपीज बट इंट्रिंसिक वैल्यू इज इंक्रीजिंग बाय 50 रुपीज, योर प्रीमियम विल स्टिल इंक्रीज बाय 45 पॉइंट्स ना। करेक्ट है। ठीक है, सो समझा मैम आपको? ठीक है, चलेगा। तो एक काम करते हैं, अभी हमको 12 का जो क्लास है वो स्टार्ट करना है। तो हम आपको अगले सेशन में फिर से बुलाते हैं, आपको कोई डाउट है तो पूछते जाओ। फिलहाल के लिए आप ये स्क्रीन शेयर, अपना स्क्रीन जो है स्क्रीन शेयर बंद कर सकते हो। यस मैम, यस। मैं फ़ोन पर अवेलेबल हुई तो कर दो कभी भी कॉल। तर ते ऑफलाईन शेअरचं आपण करतो काय ते? ऑफलाईन शेअरचं काम आम्ही नाही, डिपेंड करतं, बट आम्ही ते शेअर ट्रान्सफरची कामं सध्या तरी नाही करत आहे. नाही आहे का कोणी कॉन्टॅक्ट? मला व्हॉट्सअप टाकून ठेवा ना, मी शोधायचा ट्राय करतो कोणाला तरी, मी वेळेमध्ये शोधतो काहीतरी.